हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सबको पता हम बीएमसी क्लासेस में हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। बट सॉरी, कुछ दिनों से जो अकाउंटेंसी की वीडियो है वो नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। मैं थोड़ा ठीक नहीं था, अब ठीक है, अब ऑल ओके है। आई एम ऑल रिकवर। तो अब से आपको हर एक वीडियोस जो हैं वो रेगुलर टाइम पे मिलेंगी, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको अब छूटेगी। अब हम ये ट्राई करेंगे, जो आपका अकाउंट्स का सिलेबस है, जो आपका अकाउंट्स का सिलेबस है वो हम 2 महीने के अंदर अंदर कवर कर लें। तो वीडियोस थोड़ी लंबी रहेंगी, तो होप है वीडियोस के साथ बने रहें, प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें। आपने पहले भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, ऐसे ही प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें। जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे इतने ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। साथ में आपको जो हम आपके लिए नोट्स लेके आए हैं, ये बहुत ईजी नोट्स हैं। आपको अकॉर्डिंग टू द नोट्स ही पढ़ना है, ज़्यादा फोकस रखना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं साथ साथ हम नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी। साथ साथ जो बच्चा नोट्स नहीं बना सकता, कोई इशू नहीं है। आप सबको हमारी ऐप के ऊपर सब कुछ प्रोवाइड होगा, हर एक चीज़ प्रोवाइड होगी। ऐप के थोड़े से चार्जेस होंगे, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड, जो हर एक मतलब मिडिल क्लास बच्चा भी, एक लोअर सेक्शन का भी बच्चा इजीली परचेज कर सकता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले टॉपिक एज अ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो उसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग किस किस तरह की होती है। पहले हम सारा के सारे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसको अकाउंटिंग जो अकाउंट्स का बैकग्राउंड का बच्चा नहीं भी है वो भी इजीली अकाउंट्स को समझ सकता है। इस तरह के हमने नोट्स बनाए हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने आगे स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स, ठीक है। चलो आज हम ये वाले सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। अकाउंटिंग मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, उसका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। और साथ साथ में हर एक, जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं वो भी साथ साथ में मैं आपको करवाऊंगा, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम किस तरह से सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये मतलब ये सिलेबस तो हम कवर कर रहे हैं, इसमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और साथ में ही आज सारी की सारी मैं आपको टर्म समझाऊंगा जो अकाउंट्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो होप है साथ बने रहें और प्यार दिखाएं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल भाषा में जब हमें कोई पूछता कि अकाउंटिंग क्या है, तो आप सबको पहले पता होना चाहिए एक लेमैन लैंग्वेज में कि हम अकाउंटिंग क्या, हमारा क्या प्रोसेस होता है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। जब भी हम मतलब ऐसे पूरी साल में अगर हम एक बिजनेसमैन, एक कंपनी अगर अपने अकाउंट शो कर रही है, तो ऐसे तो नहीं बोलेगी कि भाई ये करके मेरे अकाउंट्स हैं। वो प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाएगी, प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाएगी कि पूरे साल में मेरे इतने, मैंने कैश फ्लो, मेरा इनफ्लो कैश इतना था और आउटफ्लो मेरा कैश इतना था। सिंपल भाषा में अकाउंटिंग क्या होती है, लैंग्वेज होती है बिजनेस की। और यही जेकेएसएसबी की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, अगर जब हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो पहले हमेशा याद रखना अकाउंटिंग जो होती है उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो मैं आगे समझाता हूँ आपको एक एक करके हर एक चीज़। बस आपने याद रखना अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग में जो आपके जेकेएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट क्या, वो क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है। क्योंकि बिजनेस एक, जो हम एक स्मॉल स्केल में देखें या बड़े स्केल में देखें, नॉर्मल एक हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या, जो एक बड़ा बिजनेस है वो अकाउंटिंग के थ्रू ही अपने जो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब उसका अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन जो उसकी होती है वो थ्रू बैलेंस शीट शो करता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है, और ये क्या हो गया, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस हो गया। तो अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, सिंपल भाषा में समझे। तो अकाउंटिंग अगर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, अकाउंटिंग एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैसे, जो वो एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट बना रहा है, वो किसके लिए बना रहा है, अपने यूजर्स के लिए बना रहा है। तो सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो अपने जो अकाउंट्स है, अपने प्रॉफिट्स हैं, वो लोगों तक पहुंचा पा रहा है। किसके थ्रू पहुंचा पा रहा है, अकाउंटिंग के थ्रू पहुंचा पा रहा है। सिंपल भाषा में अगर आपको दो चीजें समझे कि अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, और एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, किसके लिए, यूजर्स के लिए। तो ये दो पॉइंट आपके जेकेएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये दो ही पॉइंट याद रखें। अकाउंटिंग अगर आपको पूछ ले, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है और एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है टू द यूजर्स। आगे हम अकाउंटिंग को तोड़ के मतलब समझेंगे कि अकाउंटिंग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब जेकेएसएसबी लेवल पे किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, अकाउंटिंग इज जनरली रेफर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम, लाइबिलिटी और डी नन। तो आपको मैंने भी क्या बताया, अकाउंटिंग क्या हमारा एक
लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। इस तरह का आपको एसएसबी में एमसीक्यू आ सकता है इस टॉपिक के ऊपर, सिर्फ मीनिंग के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको बताया हम क्या क्या करेंगे, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि किस किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, कि आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाए और आपको पता भी हो कि एमसीक्यू किस तरह का बन सकता है। दूसरा जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया, अकाउंटिंग इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको इस तरह का भी आ सकता है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू द होम, टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग, जो उसका एट द एंड ऑफ द ईयर बनाता है फाइनेंशियल पोजीशन अपनी शो करता है थ्रू द बैलेंस शीट, वो किसको शो कर रहा है, अपने यूजर्स को। यूजर्स इंटरनल एक्सटर्नल वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह के होते हैं, चलो आगे देखते हैं। ये होता है अकाउंटिंग का डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन बोलो, प्रोसेस बोलो, स्टेप्स बोलो, सब एक ही बात है। चलो धीरे एक एक करके समझते हैं। आइडेंटिफाइंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग इज अ, हमेशा याद है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। पहले आइडेंटिफिकेशन ही होगा तो आइडेंटिफिकेशन ही होगा, पहले मेजरिंग नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होता है, और ये हमेशा ही क्या रहेगा, एक सर्कल में रहेगा, राउंड वाइज चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले अकाउंट्स में क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। बस इतना याद रखना, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो फाइनेंशियल नेचर की ही होगी, फाइनेंशियल नेचर की होगी या मनी से रिलेटेड होगी, उसी ट्रांजैक्शन को हम अपने अकाउंटिंग में लिखते हैं। अदरवाइज हम ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो पहली चीज आपको क्या समझ आ गई कि जो भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होगी उसी को हम लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ आ गई। सेकंड नंबर पे हम उसको फिर मेजर करेंगे कि वो कितने की ट्रांजैक्शन थी, 500 की थी, 1000 की थी, 5000 की थी, फिर हम उसको मेजर करेंगे। और ये मेजर किसके थ्रू करते हैं, मेजर करते हैं वाउचर्स के थ्रू, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं कि कितने की ट्रांजैक्शन है, देन उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज ये दो चीजें होगी, हमें पहले पता लगेगी कि फाइनेंशियल नेचर की है, देन हमने मेजर कर लिया कि कितने की ट्रांजैक्शन है, हमारे पास प्रूफ है या नहीं है। विदाउट प्रूफ कभी भी हम अकाउंटिंग में कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देन हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चा याद रखना, रिकॉर्डिंग हमेशा कहाँ पे होती है, रिकॉर्डिंग हमेशा जर्नल में होती है। जर्नल ही पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो जर्नल में रिकॉर्ड होगी, डेट वाइज। हर एक चीज जर्नल में रिकॉर्ड होती है डेट वाइज। अभी मैं आपको सिर्फ इसका मतलब छोटा छोटा समझाऊंगा, जब हम जर्नल पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि जर्नल एंट्री होती क्या है, जर्नल हम क्यों बनाते हैं। तो इतना याद रखना, जर्नल हमारी डे बुक भी होती है, उसको प्राइमरी बुक भी बोलते हैं, कि सबसे पहले हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो रही है, जर्नल में हो रही है, ठीक है। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि जो ट्रांजैक्शन है वो मनी की टर्म में है या फाइनेंशियल नेचर की है, जो हमारे इवेंट है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, गुड। फिर हम करते हैं मेजरिंग, मेजरिंग इन द फॉर्म ऑफ कि वो जो कितने की आइटम हमने दी, क्योंकि हमें रिकॉर्ड अपने साथ में अटैच करने पड़ते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए इतनी की जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो हुई है या नहीं हुई है। वो हम थ्रू द सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू वो हम प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, उसको वाउचर्स बोल सकते हैं, वाउचर्स भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मेजरिंग कर दिया, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, देन हम क्लासीफाई करते हैं। रिकॉर्डिंग हमने कर ली जर्नल्स के थ्रू, क्लासीफाई हम किसके थ्रू करते हैं, लेजर के थ्रू। अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट अलग बनाएंगे, ठीक है, सेल्स अकाउंट अलग बनाएंगे, परचेज अकाउंट अलग बनाएंगे। तो फिर हम उसके थ्रू क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर एक अकाउंट का क्लियर हमारे पास एक वो हो कि इसका कितना बैलेंस था, इसका कितना हमारा ट्रांजैक्शन हुई है, तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए। कल को हमारे पास जर्नल एंट्री डेट वाइज हो रही है, तो ये पूरे साल की बनाएंगे तो कितनी लंबी बन जाएगी। बट हम लेजर क्यों बनाते हैं कि अलग अलग अकाउंट को हम क्लासीफाई कर सके, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रख सके, और जब हमें नीड हो फ्यूचर में तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुई है। देन समराइज, देन इंटरप्रेटिंग, देन कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ये इसके स्टेप्स हैं। समराइजिंग में हम लेजर बनाते हैं, पूरे जो हमारे डाटा को समराइज कर देते हैं, समरी की फॉर्म में हम लेके आते हैं। तो समरी जब की फॉर्म में हम लेके आएंगे वो हमारा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। फिर इंटरप्रेटिंग एंड टू द यूजर्स, ठीक है। तो समराइजिंग हम एक पूरा ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में बनाएंगे, तो समराइजिंग हमारे ट्रायल बैलेंस में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पूरी समरी बनाते हैं, एसेट लायबिलिटी की पूरी समरी किस तरह से हम बनाते हैं, तो वो हम ट्रायल बैलेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, किसके लिए, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट
टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन, जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, और जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनके लिए यूजफुल होगी। तो ये हमारा पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस, और ये चलता ही रहता है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारे का सारा हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। देन अगेन 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। तो ये एक फ्लो, सर्कुलर फ्लो बोल सकते हो, जो चलता रहेगा हमारा, आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन। ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस बोल सकते हो, स्टेप्स बोल सकते हो, यही हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछे कोई क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन। सिंपल भाषा में अगर जी कैसे भी अब आपसे इस टॉपिक में कैसे एमसीक्यू पूछ सकता है सिंपल, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, आपको प्रोसेस सारा याद है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड ऑल ऑफ द वर्ब्स। आप सबको पता कि ये सारे के सारे स्टेप्स किसके, अकाउंटिंग के हैं। अब बीच में कोई ऐसा स्टेप दे देगा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं होगा, तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये वाला अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं पढ़ा, सर ने नहीं पढ़ाया, तो वो नहीं है, यही अकाउंटिंग का टोटल प्रोसेस है, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अगला टॉपिक देखते हैं हम। सिंपल जो हमने पढ़ा वही हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज़ के क्या होते हैं कि वही जो उसके, जहाँ वो उसके स्पेशल होते हैं वो चीज़ें उसके अंदर। फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन लेना है, इसकी रैम इतनी है, रोम इतना है, ठीक है, उसके बाद ये इतना जीबी का है, एक्स्ट्रा उसका इतना, उसका वो है स्नैपड्रैगन, ये वो सब कुछ, ठीक है। तो यही इसके स्टेप्स हैं, यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। बहुत ईजी है, आप अकाउंटिंग आपके लिए इतना ईजी बना लेंगे कि आपको हर एक चीज़ ईजी समझ आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट, सबसे पहले हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद हमने मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन मेजर किया थ्रू द वाउचर्स, मैंने आपको बताया, थ्रू द सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हो, वाउचर्स बोल सकते हो, ठीक है। उसका रिकॉर्ड किया हमने सबसे पहले कहाँ पे, जर्नल्स में रिकॉर्ड किया, देन क्लासीफाई किया लेजर के अंदर, देन समराइज किया हमने पूरा का पूरा, जो पूरे साल का हमने क्या किया, जो पूरे 1 अप्रैल से लेके सारे ट्रांजैक्शन हमने लिखी थी 31 मार्च तक, वो पूरी की पूरी हमने उसकी समरी बनाई, ठीक है, स्टेटमेंट बनाई पूरी की पूरी, क्या बनाई, स्टेटमेंट बनाई पूरी की पूरी, ठीक है। थ्रू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर बच्चा 2 चीजें आती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन एंड में बैलेंस शीट। ये 3 चीजें लगा लो आप, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही होता है, चलो आपके लिए अलग है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये किसके अंदर आता है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। आपको क्योंकि पूछ ले कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनल मतलब जो एंड में बनेंगे, 31 मार्च को हम शो करेंगे, वो हमारे होते हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी वो उसको चेक करेगी, एक बार एनालाइज करेगी कहीं पे गलती तो नहीं है। हो सकता है कई बार वो मैनिपुलेट भी करे कि अपने यूजर्स को अच्छी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन देने लायक होगी वही देगी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड में क्या करेगी, उसको एनालाइज करेगी, अच्छे से इंटरप्रिटेशन करेगी, अच्छे से देखेगी, खंगालेगी कहीं कहीं भी कोई गलती तो नहीं रह गई है। देन कम्युनिकेट करेगी, कम्युनिकेट रिपोर्ट की फॉर्म में देगी, किसको देगी, यूजर्स को देगी, कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, भाई वो बहुत स्ट्रांग है, आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हो। हर किसी को एक प्रूफ मिल जाएगा, नहीं भाई हमने जो पैसा जो इन्वेस्टर्स भी हैं जो उन्होंने पैसा लगाया है, उनके लिए अच्छी चीज़ है कि उनको जो उनके पैसे हैं वो एक सही जगह में है, वो डूब नहीं रहे हैं। तो ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, डेफिनेशन होगी, इसको रट लेना, ठीक है। इसको रट लेना कि पहले आई आता है, देन एम आता है, देन आर आता है, देन सी आता है, IMRC, एंड में सैक आता है। तो यही जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे की बुक कीपिंग का, ये बुक कीपिंग कौन से प्रोसेस फॉलो करती है, ये वाले, और ये अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। IMRC बुक कीपिंग भी फॉलो करेगी, सेम स्टेप बुक कीपिंग के भी होंगे, बट अकाउंटिंग की जो स्टेप्स हैं वो 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम एक एक चीजें समझेंगे जो अकाउंट्स का बैकग्राउंड का बच्चा नहीं, आई होप मैंने बता तो दिया है कि किस तरह होता है, बट हम एक एक चीज को देखेंगे कि आइडेंटिफाई द फाइनल ट्रांजैक्शन कौन सी, किस तरह का इसका एमसीक्यू बन सकता है, अगर पूरा टॉपिक है जो हमारा है उसमें से कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। जब आपके पास पूरा डाटा होगा, जब आपको मैंने हर एक चीज डिटेल में पढ़ाई होगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि अकाउंट्स का हमने पहला टॉपिक पूरा खत्म कर दिया,
तो अब इसमें से यही चीज बन सकती थी, सर ने ये सारी चीज पढ़ा दी, इससे एक्स्ट्रा बाहर नहीं आने वाला है। तो आपको सबसे पहले याद रखना कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपको भरोसा होना चाहिए, सर ने मुझे ये चीज पढ़ाई है। और मैंने हमेशा यही बोला कि नोट्स साथ साथ बनाते रहना है, कॉपी पेन पकड़ो। अकाउंट्स ऐसे नहीं क्लियर होता है, अकाउंट्स ये नहीं कि आप याद रख लोगे, नोट्स बनाओ, प्रॉपर मैपिंग की फॉर्म में नोट्स बनाओ, मैप्स की फॉर्म में ना, कि आपको इजीली याद रहे। जैसे मैंने आपको पहला टॉपिक बोला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, आपने पहला लिख लिया, उसके बाद आप मैपिंग की फॉर्म में लिखो क्या होता है इसके अंदर, ये होता है, ये होता है, कि आपको इजीली पॉइंट्स याद रख सको आप। तो आपको समझ आ गया कि पहला स्टेप या पहला प्रोसेस अकाउंटिंग का क्या है, कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जो ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, इवेंट लगाओ या ट्रांजैक्शन लगाओ। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग मानते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ब्रांचेस तो ऐसे बहुत सारी हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ठीक है, बहुत सारी अकाउंटिंग है, बट हमारा पहला टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप अपने टॉपिक्स को देखोगे एग्जाम्पल बड़े इजी वे में समझोगे, सैलरी पेड, कोई इंप्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहा है, उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, वो कौन सी नेचर की है, मनी नेचर की है, वो फाइनेंशियल नेचर की है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में। रॉ मटेरियल परचेज किया, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, वो टी शर्ट मेकिंग का हो सकता है, मतलब कोई भी बिजनेस हमारा, तो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, कैसे परचेज किया होगा, पैसे देके परचेज किया होगा, ठीक है, तो मनी की ट्रांजैक्शन हुई, तो वो हमारी कौन सी हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दोनों हमारी कौन सी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन दोनों को हम सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब सच ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स, जो मैंने आपको बताया, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिसिप्ट्स एज एविडेंस। जो हमने सेकंड चीज की कि उसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर करेंगे इसके थ्रू, ये मेजरिंग करने का तरीका हो गया कि उन ट्रांजैक्शन हमने मेजर कर दिया रिसिप्ट्स के थ्रू, भाई इतने की चीज हमने खरीदी है, इतने का रॉ मटेरियल हमने खरीदा है, इतनी की हमने सैलरी पे की है, तो वो हमारे एज एविडेंस हम उसको रखेंगे कि इन फ्यूचर वो बोले सर मेरे को तो आपने पैसे दिए नहीं, बट हमारे पास प्रॉपर एविडेंस अटैच होगा साथ में, हम बोलेंगे भाई ये तो ट्रांजैक्शन हुई है। अब जीकेएसएसबी इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, विच इज नॉट रिकॉर्डेड एज अकाउंटिंग, परचेज ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, सेल ऑफ एसेट एंड सैलरी परचेज, सैलरी पेड। अब परचेज ऑफ गुड्स आप सबको पता है कि गुड्स परचेज की होगी तो मनी की ट्रांजैक्शन तो हुई होगी। अब सेल ऑफ एसेट जब किया होगा तो पैसे हमारे पास आए होंगे, सैलरी पे की तब भी पैसे देने पड़े, बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ इज नॉट काउंटेड एज अ क्या नहीं कर सकते, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी नहीं है। एग्जांपल, ऑनेस्टी, कैलिबर ऑफ एम्प्लॉय हमारी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इस टॉपिक पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में। तो आपको समझ आ गया कि सर ने बताया कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स, हम क्यों बोलते हैं, हम उसमें कौन सी चीज रिकॉर्ड होगी और कौन सी चीज रिकॉर्ड नहीं होगी, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ओके गाइस, आगे देखते हैं। देन सेकंड नंबर पे क्या बोला मैंने आपको, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। हमें पहला स्टेप हमारा हो गया, हमें पता लगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब हमने वो नहीं देखना कि है या नहीं है, अब कितने की है, कितने की ट्रांजैक्शन हुई। तो इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट जो आप इंडिया की होती है, आप सबको पता है, हर एक कंट्री की लगा लो, जो भी करेंसी होती है हमारी क्या है, रुपी, ठीक है, ऐसे डॉलर भी होता है रुपी भी होता है, जो भी हम किसी भी कंट्री की जो करेंसी होगी कॉमन जिससे मेजरमेंट होती है, ठीक है, उसको हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ, उसी पे हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कितने की हुई है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इंडिया में देखेंगे रुपी, कितने रुपीस की हुई है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंडिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर मेजर्ड इन किलोग्राम, लीटर, आंसर मतलब सी मनी, डी क्वालिटी। आप सबको पता है कि मनी को जब हम मेजर करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस में करेंगे उसको, हम उसको रुपीस में ही करते हैं। ये हमारा एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट है कि कितने रुपए की, 10 रुपए, 100 रुपए, 1500 रुपए, 2000, 3000, 1 लाख, तो हम इसको रुपये में ही मेजर करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलो आगे। देन उसके बाद थर्ड, रिकॉर्डिंग, यहां से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग आपको पता लग गया कि हमने पहला स्टेप भी देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड नंबर पे हमने उसको मेजर भी कर लिया कितने की, थर्ड स्टेप क्या है इसका, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड तो कहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास 100 ऐसी ट्रांजैक्शन पड़ी होंगी, सबको सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, हम जर्नल में। ये हमारी बुक होती है जर्नल, इसमें हम हर एक चीज डेट वाइज, अकॉर्डिंग टू डेट वाइज की 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुई, 2 अप्रैल को ये हुई, 3 अप्रैल को ये हुई, हम
डेट वाइज पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस में जाएंगे, मतलब डेट वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, उसको हम बोलेंगे जर्नल एंट्री। तो रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हमारी होगी और फाइनेंशियल कैरेक्टर इन जर्नल्स, उसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये आपका एमसीक्यू सीधे सीधे आ सकता है कि जर्नल को बुक कौन सी एंट्री बुक बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं। एग्जांपल जर्नल, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, जर्नल्स के। ठीक है, अब कैश बुक कई लोग सिर्फ कैश बुक बनाते हैं पूरी की पूरी, उसी उसको भी जर्नल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सोल ट्रेडर है, मतलब सोल ट्रेडर मतलब एक छोटा बिजनेस है जो अकेला काम करता है, उसने एक बुक लगाई होती है ऐसी, देखना कभी भी ना, इतने की चीज उसने दे दी, इतने की पेटीएम हुआ, इतने का ये हुआ, इतने का ये हुआ, डेट वाइज वो लिखता रहता है कि उसको एट द एंड ऑफ द डे वो देख पाए कि मैंने कितने की सेल की है, उसी को आप कैश बुक बोलोगे। ठीक है, तो ये आपकी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, परचेज बुक हो सकती है, सेल्स बुक हो सकती है। ठीक है, बट हम लेजर में बुक नहीं बोलेंगे, लेजर में अकाउंट बोलते हैं, याद रखना हमेशा, ये मेरी चीज याद रखना। आप सोचोगे सर ये कैश बुक, सेल, ये परचेज तो लेजर में भी होता है, बट लेजर में क्या अकाउंट जोड़ते हैं हम आगे, बुक नहीं बोलते हैं, याद रखना, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। बट जर्नल में क्या होता है, जर्नल, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, जर्नल के पार्ट हो गए। तो इस टॉपिक में क्या एमसीक्यू बन सकता है, हमेशा याद रखना, रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है, जर्नल में होती है, और जर्नल में सबसे पहले चीज रिकॉर्ड करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू क्या आ सकता है, विच बुक इज नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबको पता है लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट, सबको पता है जर्नल हमारे क्या है, ओरिजिनल एंट्री बुक है। तो ये इस तरह का आपका एमसीक्यू दिख सकता है। तो अगर आपको अभी भी कोई चीज नहीं समझ आ रही है सर कि थोड़ी चीज और समझाओ, मुझे लगता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है इतना डिटेल में जाना। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, डिटेल में कम जाना है, बट आपको हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए इस चीज का, और क्या क्या चीज, एग्जांपल्स बहुत सारी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझना है कि आपको डीप नहीं जाना, आपको उसके ब्रांचेस को पकड़ना है ज्यादा से ज्यादा, कि आपको हर एक टॉपिक से वो चीज आनी चाहिए, क्योंकि डीप नहीं जाना है, क्योंकि हमारा सिर्फ अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है। उसमें आपको कितने सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, जीएस पढ़ोगे, उसके बाद आप मैथ्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, तो सबका एक आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, और आपको अच्छी डिटेल में, जो जितने डिटेल में आपको दे रहा हूँ इनफ आपके लिए, इतना ही आपके लिए आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या है हमारा, क्लासीफाइंग। ठीक है, अब क्लासीफाइंग हमें पता लग गया कि थर्ड स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले रिकॉर्ड हमने कहाँ पे की, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमने की जर्नल्स में, देन क्लासीफाई द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। ठीक है, अब कैश की बहुत सारी होंगी, आप उसको एक जगह लिख देंगे सारी की सारी। ट्रांजैक्शन ऑफ जर्नल्स आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड इन टू द मेन अकाउंट नोन एज लेजर। अब क्लासिफाइंग हम कहाँ करते हैं, लेजर में करते हैं, याद रखना। ये वर्ड यूज हुआ पोस्टेड, अब इसको समझाता हूँ। जब भी कोई चीज जर्नल से ट्रांसफर होती है लेजर में, जब भी कोई चीज जर्नल में जो हमने लिखी उसको ट्रांसफर करके लेजर में, उसको बोलते हैं पोस्टिंग, याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अगर आपको ऐसा एमसीक्यू दिख जाता है कि व्हाट इज पोस्टिंग, जब भी हम कोई चीज जर्नल से ट्रांसफर करते हैं लेजर में, उसको बोलते हैं पोस्टिंग, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब एग्जांपल, मोहन अकाउंट इज अ लेजर। अब ऐसा टी फॉर्म में अकाउंट बनता है लेजर का। ठीक है, एक तरफ डेबिट होता है, एक तरफ क्रेडिट होता है, सिंपल भाषा में। अब जो भी ट्रांजैक्शन होंगी मोहन से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ पे आएंगी, तो हमें कल को पता लग जाएगा कि मोहन के साथ लेन देन जो भी इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, वो सारा इधर इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मोहन आर पोस्टेड टू अ सर्टेन व्हाट इज ड्यू टू द मोहन और ड्यू फ्रॉम मोहन। तो हमें कितना लेना है मोहन से, कितना मोहन को देना है, वो हमें इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्यों करते हैं, इसलिए हम क्लासीफाई करते हैं अकाउंट्स को, हम इजी वे में चीजें समझ पाएं कि जिस जिस बंदे से हमने बिजनेस किया उसको हमने कितने कितने ट्रांजेक्शन उसके साथ किए और क्या क्या हमने उसके साथ करना है। अब एग्जांपल लिखा भी हुआ नीचे, देखो मैं जो चीज समझाई आपको। The process of transferring entries from journal to ledger is called as recording, summarizing, posting, analyzing. इसको बोलते हैं हम posting। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेके भी पूछ सकता है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि किस तरह के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये आपके लिए बहुत इजी है, टॉपिक भी मैं आपको बहुत इजी पॉइंट्स में समझा रहा हूँ। ये नहीं कि आपको मैं डिटेल एक पूरी पैराग्राफ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ, बट आपकी सीरियसनेस मैटर करती है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि 2 महीने के अंदर आपका मैं पूरा अकाउंट्स का सिलेबस खत्म करूंगा। उन 2 महीनों में अकाउंट्स का सिलेबस भी खत्म होगा, एज वेल एज आपको जितने भी उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, वो 1000 हो 500 हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं छोड़ूंगा जो आपका टॉपिक वाइज, पहला टॉपिक खत्म होगा उसका एमसीक्यू भी साथ में खत्म होंगे।
वो तभी तभी खत्म होंगे कि आपको पेंडिंग कुछ भी आपके लिए नहीं रहे। ये मेरा प्रॉमिस है। बट आप प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें, वो बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है? कि आपका एक प्यार, एक मतलब नीचे आप बोल दें सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बस उसी को देख के और कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं आपसे कोई वो नहीं मांग रहा हूँ कि कुछ मेरे लिए कुछ आप इंडिया के झंडा फहराओ, कुछ नहीं, बस नॉर्मल प्यार दिखाओ, ठीक है? इतना ही काफ़ी है। और अपने जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत आप पूरी एक शिद्दत के साथ मेहनत करो कि अगर मैं अगर टाइम पीरियड बनाओ, टाइम बाउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइम एक बनाओ कि मुझे 6 महीनों में जॉब लेनी है, मतलब लेनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ाई की कोई सीमा थोड़ी होती है, हम लोग पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं। भाई जब तक मर्जी पढ़ते रहो, कोई एज ही नहीं होती पढ़ने की। बट वही लोग क्लियर कर पाते हैं जो एक टाइम पीरियड बनाते हैं कि इस पीरियड में मुझे अपना ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है। अगर एग्जाम क्लियर ना नहीं हो तो उसको पता है कि मेरा सेकंड प्लान क्या है, वही जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। जिसका कोई सेकंड प्लान या कोई नहीं है, जिसने कोई टाइम पीरियड ही नहीं बनाया, टाइम बाउंड पे नहीं चलता कि भाई इतना टाइम में मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा, फिर वो सोचता रहेगा अगली बार फिर देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पीरियड बनाओ और फुल सीरियस होके बैठो कि अगर मैंने पढ़ना है तो मतलब मैंने पढ़ना है। ये 6 महीने मैंने अपनी पढ़ाई को दिए, मतलब ये 6 महीने मैंने अपनी पढ़ाई को दिए हैं। ना घूमना, ना फिरना, ना, क्योंकि एक दिन घूमेंगे मन बड़ा विचलित है, दूसरे दिन भी बोलेगा ये घूमने जाना है, तीसरे दिन भी यही बोलेगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए पहले अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करो कि डेली बेसिस पे जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। फिर आपका मन भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? तो हमने क्लासिफिकेशन समझ ली। देन हम करेंगे उसको, ठीक है? क्लासिफिकेशन अब है समराइजिंग। मैंने आपको क्या बताया, फिर हम एक पूरी समरी बनाते हैं, ठीक है? जब हमें हर एक चीज समझ आ गई, हमने अलग अलग हमने सबसे पहले मेजर कर लिया, फिर हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर ठीक है हर एक चीज हमने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, फिर क्लासीफाई किया। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है, समराइजिंग। मीन्स presenting the classified data in a manner which can be understand and useful for users। एक पूरा बनाएंगे, अब इसको समराइज करेंगे पूरे डाटा को ना। अब पूरे साल में सोचो कितने 365 डेज होते हैं। अब एक दिन में फॉर एग्जांपल एक दिन में हमारी कम से कम 100 ट्रांजैक्शन हुई जो फाइनेंशियल नेचर की है। तो इतनी ट्रांजैक्शन कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? सो सबके लिए तो इजी नहीं है। तो इसलिए हम एक पूरी की पूरी समरी बनाते हैं, समराइजिंग में समरी बनाते हैं जो इजी हो जाती है हर एक बंदे के लिए समझने के लिए। वो अकाउंटिंग का बच्चा है, अकाउंटिंग का पर्सन है या नहीं, अब सीए तो सारे होंगे नहीं, अब वो इजी वे में उसके लिए यूजफुल हो सके, उसके यूजर्स के लिए, गवर्नमेंट इसे समझ पाए, जो इन्वेस्टर्स है वो इजी वे में समझ पाए। तो इससे को बोलते हैं सिंपल भाषा में समराइजिंग, ठीक है? वी प्रिपेयर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये हम इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने यूजर्स को बताते हैं कि हमारी ये क्या है, फाइनेंशियल नेचर की जो पूरे ईयर का हमारे ये निचोड़ है भाई, ये लो आपके सामने। अब आप डिसाइड करो आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना है। सिंपल भाषा में ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बता चुका, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कलेक्टिवली नोन एज अ फाइनल अकाउंट्स और अ फाइनल स्टेटमेंट। इसी को फाइनल स्टेटमेंट बोलते हैं, जो यूजर्स तक पहुंचाई जाती है। बस सिंपल भाषा में समझो, ये हो गया हमारा समराइजिंग। क्वेश्चन कैसा आ सकता है जी, कैसे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बी और सी? आप सबको पता है ट्रायल बैलेंस नहीं होता पार्ट, ट्रायल बैलेंस समराइजिंग का पार्ट बेशक है, बट फाइनल अकाउंट्स का पार्ट हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यही हमारा फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, ठीक है? ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं। देन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया। देन एनालाइज करता कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मींस एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा सो द यूजर्स कैन मेक मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट इट। प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें क्या शो होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब ये एनालाइज टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले क्यों करेगी, अब पब्लिक को शो करने से पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो चेक करेगी, एनालाइज करेगी अच्छे से कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की, जो प्रॉफिट है बिजनेस का, वो अच्छे से शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन ही तो शो करनी है कंपनी की, वो अच्छे से शो हो रही नहीं हो रही, कोई गड़बड़ी आ रही है। अगर वो अच्छे से शो नहीं हो रही तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एक बार फिर बोलेगी इसको देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि हमें ये शो करना बड़ा जरूरी है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को शो करेंगे तो इन्वेस्टर्स वहीं से तो आएंगे। इन्वेस्ट कौन करता है, सारा का सारा पैसा कोई ओनर्स का थोड़े होता है, वो शेयर मार्केट से लेंगे या बैंक से लोन लेंगे। तो उन सबको आपकी प्रॉपर एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखनी चाहिए, ठीक है ना? एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा आर कैरिड आउट टू हेल्प द यूजर्स अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है? इट हेल्प्स टू टेकिंग करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन। मैंने वही चीज आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनालाइज इंटरप्रेटिंग हेल्प यूजर्स टू जज प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस। अब ये कोई भी कंपनी का ओनर ये नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कम दिखे, ठीक है? मैं एक लिमिटेशन भी आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए
कई बार बड़ा रेयर केसेस में वो अपने उसको मैनिपुलेट करते हैं, सीएस को ऐसा करते हैं। आपने देखी होगी ना, एक वेब सीरीज भी आई थी आई थिंक, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक शो करने वाली, एक उसको जमुना पार करके कुछ ऐसा ना। तो वही आपको मैं चीज समझा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है, बट कई कई टाइम होता है। तो अब एनालाइज क्या, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन आर डन टू जज सेल्स ओनली, प्रॉफिटेबिलिटी ओनली, बट फाइनेंशियल पोजीशन ओनली, या प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होती है, जो एनालाइज करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा आर डन फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इस तरह का जेकेएसएस भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप ऑलमोस्ट, मुझे लगता है चीज आपको समझ आ गई होगी। चलो, देन एंड में क्या हो गया हमारा, ये लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी लास्ट स्टेप हमारा क्या है, अकाउंटिंग है, मींस कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इट्स यूजर्स। जब यूजर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे। सो दैट राइट डिसीजन कैन बी टेकन एट राइट टाइम। ओके, आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। जीकेएसएस भी कैसे पूछ सकता है, सिंपल, द फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, एनालाइजिंग। आप सबको पता है जो एंड वाला स्टेप हमारा क्या है, कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन। याद रखना इस चीज को, इस चीज को भूलना मत। यही हमारे थे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हो, ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हो। ये सारा जो आपके स्टेप्स थे, आपको आई थिंक आपको अच्छे समझ आ चुके होंगे। अगर कोई भी चीज नहीं समझ आई है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, आप आराम से कुछ भी लिख सकते हो, बट फालतू की चीजें मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल के आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वो चीज पहुंचाई जा रही है, तो जो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको सच में नॉलेज चाहिए कि सर हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अकाउंट्स में, ये सारी वीडियोस उनके लिए, जो प्रॉपर पहले टॉपर्स बैठे हैं, जिनको कोई चीज़ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस ना देखें, बट नीचे आके कुछ ऐसे उल्टी सीधी बातें ना लिखें, ठीक है। चलो, अब सिंपल वे में अकाउंटिंग प्रोसेस यही है, ठीक है। आपको समझ आ गया, बार बार चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम ना हो। पहले हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स को देखेंगे, वही हम क्या करेंगे, वही हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट देखी, फिर हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक की फॉर्म में। देन क्लासीफाई किया उसको, क्लासीफाई इनटू पोस्टिंग इनटू लेजर, जर्नल को पोस्टिंग किया लेजर में, उसी को बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। देन समराइज किया, हमें पता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को समराइजिंग बोलते हैं। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, देन कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा आई थिंक, इतना प्यार से समझाया हद से हर किसी को ना। चलो, अब हम सेकंड स्टेप, अपना सेकंड जो देखेंगे वो देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने अकाउंटिंग तो समझ लिया, ठीक है, अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, सब कुछ क्या होता है। अब हमारे टॉपिक में मेन पहले ये पढ़ेंगे हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, देन कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमारे अंदर है, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल भाषा में देखें, ठीक है, एक ब्रॉड वे में देख रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी बन जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारी तीन ब्रांचेस होगी। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने देख लिया, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, समराइजिंग एंड इंटरप्रेट, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जो फाइनल स्टेटमेंट के लिए हम सब चीजें करते हैं, और वो अपने यूजर्स को बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है। ये हो गया हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशंस। कॉस्ट अकाउंटिंग, हमारे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, वो सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे, ठीक है। किसकी वो डायरेक्ट कॉस्ट हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, मटेरियल कॉस्ट हो, वो सारी हम मेजर करेंगे। क्यों मेजर करेंगे? क्योंकि हमेशा बिजनेस जो प्रॉफिट पे होता है, हम क्योंकि हम एज अगर मार्केट में उतरे हैं, हमारा कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना, मार्केट में। तो किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जब तक हमें टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है हमें पता ही नहीं है, मटेरियल पे कितनी लग रही है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, तब तक हम अपने मटेरियल की या अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम नहीं कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए होता है कि जो भी हमारे फ्यूचर्स में जो हमारे प्रोडक्ट हैं, वो एक मार्केट में एक मतलब एक कंपटीशन दे सके लोगों को, तो उसके लिए कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वेस्टेज ना हो। तो उस सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, कॉस्ट अकाउंट में देखते हैं। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन विच हेल्पफुल द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो वो सारी की सारी अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है मैनेजमेंट तक, कि वो हर चीज को मैनेज कर सकें, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट कोई भी चीज नहीं होती। विदाउट मैनेजमेंट कभी भी आपको इफेक्टिव अकाउंटिंग नहीं दिखेगी। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है,
अब सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच ब्रांच हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोलिंग, तो मैंने अभी आपको बता दिया, ना फाइनेंशियल ना मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ना टैक्स वाली, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोलिंग में। ये हमारी होगी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइज। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो हमारी बीएमसी क्लासेस में हर एक चीज 100% फ्री मिल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हो, जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए हो, जेकेपी कांस्टेबल के लिए हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए हो, या स्टॉक असिस्टेंट के लिए हो, और भी जितने एग्जाम्स हैं ट्राई करेंगे सारे के सारे एग्जाम आपको एग्जाम से डेट से आने से पहले 2-3 महीने उसका पहले सिलेबस हम खत्म करें। क्यों खत्म करें, क्योंकि वो 2-3 महीने में सेक्शन सिलेबस खत्म हो, आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर, जो भी प्रीवियस सेक्शनल वाइज 5000 जितने भी आपसे हमसे जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको सारे के सारे एमसीक्यू हम प्रोवाइड करें। ठीक है, ये सारा हमारे अवेलेबल, आपको सारी चीज़ यूट्यूब पे एंड एप्लीकेशन पे मिलेगी। सिर्फ ज्वाइन करो अभी। क्यों अभी ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो कि हमें थोड़ा आपका प्यार दिखे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए जो आपको बड़ी हेल्पफुल हो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है बीएमसी क्लासेस फॉर सरकारी जॉब्स, ठीक है, इसको ओपन करो। इसके कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं सिर्फ इस एप्लीकेशन के लिए, तो वो आप पे करो। बट आपको जो भी मटेरियल आपको मिलेगा सारा का सारा, जितने वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको नोट्स या जो भी 5000 सेक्शनल एमसीक्यूज, जो हमारे मटेरियल की जो कॉस्ट होती है, जो हर एक चीज़, बाकी हमारा जो टीचर्स पढ़ाने वाले आ रहे हैं सारे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारे टीचर्स आपको पढ़ाने आएंगे। वो सारे के सारे टीचर्स सिलेक्टेड हैं और वो कोई पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, कि बस इतना कि भाई आप सबको पता है कि जो जेएनके का एम्प्लॉय, जो जेएनके का यूथ है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है पूरी इंडिया के यूथ से, है, मैंने ये बात पहले भी बोली हुई है। बट यहाँ पे सिर्फ बच्चों को क्या नहीं है, एक तो सरकार अब सपोर्ट क्या करेगी वो तो देख सकते हो आप, है ना, जेकेएसएसबी वाले एक एक फॉर्म बनेगा 600 1000, वो उस टॉपिक में बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो करनी चाहिए बात इस टॉपिक पे कि भाई अगर यूपीएससी जैसा जो यूपीएससी जैसा जो हमारा वो है, जो कमीशन है, वो आप 100 रुपये ले रहा है बच्चों से, ठीक है, आधों की फीस फ्री होती है, तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकती ये चीज़ भाई? आप क्यों 600 1000 रुपये फॉर्म भरने का लेते हो? तो टाइम पे एग्जाम भी नहीं होते हैं, आप लो, ठीक है, पैसे ले रहे हो, अकाउंटेबल तो बनो यार, अकाउंटेबल बनो, एटलीस्ट टाइम पे तो लो एग्जाम। वो बच्चे वेट करते रहेंगे 1 साल। अब जेकेपीएससी को कितना साल हो, कितना, जो हमारे सब इंस्पेक्टर के लिए, उसको भाई वेट करते करते बच्चे फिर डेट नैप तक कब से फॉर्म भरा हुआ है, मतलब मजाक बना दिया हुआ यार बिल्कुल ही। चलो अभी आपका जो मेन मोटिव है वो आपका ये है कि जो फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, जून तक इन बातों को थोड़ा, कोई बात नहीं, माइंड में आती हैं, मूड ऑफ होता है, बट उनको थोड़ा अपने माइंड से साइड रखें। अभी ये सोचे कि मुझे सिलेबस खत्म करना है जिस तरह से मर्जी, और आपको 100+ मार्क्स लेने हैं। ठीक है, ये टारगेट बना के चले कि मुझे 100+ मार्क्स लेने हैं, इसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करूँगा। बट मेहनत करने से पीछे नहीं हटें, जो अपना टाइम है वो टाइम अच्छी जगह पे लगाएं। ये 6 महीने जो आपके पास 5 महीने हैं या 4-5 महीने हैं, इसको सही जगह लगाएं, इसको वेस्ट ना करें। बस इतना मेरी आपसे विनती है। बाकी आप अच्छा जानते हैं अपने बारे में, आपको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बड़ी इजी वे में आपके लिए मैं चीज़ें लेके आया हूँ, इससे डेप्थ में कोई भी आपसे नहीं पूछेगा सवाल, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हमेशा रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, कि जो अकाउंटिंग का बंदा नहीं भी है वो भी उस रिकॉर्ड्स को देख के अच्छे से समझ पाए, उसके यूजर्स अगर वो पब्लिक भी है तो उसको देख के समझ पाए, हाँ हाँ इस कंपनी के इतना प्रॉफिट है, ये इतनी लॉस में चल रही है। तो सिस्टमैटिक मैनर में हर चीज़ होती है, अकाउंटिंग हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर में ही होनी चाहिए। ठीक है, कि पहले हमें, आप सबको पता है कि पहले अगर चीज़ आइडेंटिफाई होगी, पहले आइडेंटिफाई होगी, चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर देंगे। क्या होता है, रिकॉर्ड कर देंगे, पता लगे फाइनेंशियल नेचर की है भी या नहीं है। तो अकाउंटिंग, जो भी अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, वो हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में होते हैं। देन सेकंड पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट है कि हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कि प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हम डिटरमाइन कर सके हमारा जो पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस हमारा कितना, वो किसके थ्रू करते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं उसके थ्रू हमें पता लगता है कि जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, याद रखना ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता लगती है, हमें बैलेंस शीट से। एंड ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ रहे हैं, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए क्या होगी, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी कहाँ से पता लगती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगती है, और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता लगती है, बैलेंस शीट से। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए हम बनाते हैं कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता लग सके, हम अकाउंटिंग बनाएंगे, हम डिटरमाइन कर सके हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है,
लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, इसलिए हम अकाउंटिंग को बनाते हैं। 3 चीजें आपको पता लगी हम अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, कि रिकॉर्ड्स हमारे पास सिस्टमैटिक मैनर में रह पाए तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहें, प्रॉफिट लॉस का पता हो और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता हो, ठीक है। और वो जब पता हो हम अच्छे से फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको आसानी हो कि हमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं, किस किस जगह पे हमें ज्यादा वर्क करना है और किस किस जगह पे हमें कम वर्क करना है, हम उनको प्रॉपर पता हो, ठीक है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इसलिए हम क्या बनाते हैं अकाउंटिंग, यही हमारे ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है एसेट का, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट इज मेंटेन्ड, कि प्रॉपर हमारे बिजनेस को जितने एसेट्स हैं इतने नहीं है, तो जो भी बिजनेस मैन उसको पता होना चाहिए ना सबसे पहले कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। एसेट्स के ऊपर पूरी बिजनेस टिका हुआ है कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। 6 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, बहुत इजी सिंपल वे में कैसे आ सकता है एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट डिटरमाइंस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जनरल। तो बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बताती है। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, गलती मत करके आना एग्जाम में। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट बताती है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिसकी जगह लिखा होता है वो हमें कौन बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में ये चीजें समझाऊंगा। ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग को कंपेयर करेंगे हम किससे, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग भी आ गया है तो ठीक है। सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या समझाया था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये 4 स्टेप हमारे जो हैं, फर्स्ट जो 4 स्टेप हैं ये हमारे बुक कीपिंग में आते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग हमारा एक रूटीन वर्क है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे से, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है सर। बुक कीपिंग में क्या हमारा सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, ये आपको हमेशा प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग को क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेज। ये इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, नॉर्मल जो एक क्लर्क होता है वो भी ये कर सकता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज जिसमें हमारे आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही आती हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग एक स्मॉलर टर्म बोल सकते हो आप, स्मॉलर टर्म, एक नॉर्मल एक जो एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, एक छोटी शॉप वाला बंदा है, वो कभी भी आपको अपने यूजर्स को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता है। उसको क्या बतानी है, समझ आ गई। तो उसमें सिर्फ यही रिक्वायर्ड है, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग, मतलब बुक को मेंटेन रखना, अपने अकाउंट्स को सिर्फ मेंटेन रखना, स्मॉल अकाउंट्स को मेंटेन रखना। उसमें क्या आता है, IMRC आता है सिंपल, ठीक है। और ये सिर्फ क्या करता है, आपने मेंटेन करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को, किसी को दिखाने तो नहीं है। एक दुकानदार है आपके घर के बाहर, या आपके मतलब बाजार में कोई दुकानदार है, वो किसी को नहीं दिखाने वाला है, ठीक है। स्मॉलर एक दुकानदार है, गली में होते हैं बहुत सारे, तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इसको बुक कीपिंग को प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। कोई भी नॉर्मल क्लर्क ये सारा कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली इसके लिए कोई सीए जरूरी नहीं होते हैं, कोई स्पेशल स्किल जरूरी नहीं होती, इसको बोलते हैं हमारा बुक कीपिंग स्मॉलर भाषा में। अगर मैं आपको समझाऊं एक चीज, रुको वेट अ मिनट। देखो ये हो गया बुक कीपिंग स्मॉलर टर्म, जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है। कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 स्टेप बताया मैंने आपको, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, आगे सैक भी आएगा, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। मतलब ये 4 स्टेप और 3 स्टेप, ये सातों स्टेप कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग में। मतलब जब आप रीजनिंग समझते हो तो अकाउंटिंग का ही अंदर क्या आता है, बुक कीपिंग आता है, और इन दोनों को अकाउंटेंसी हमारी बुक है, जिसके अंदर क्या आता है, हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आते हैं। बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इज इक्वल टू अकाउंटेंसी, ऐसे बोल सकते हो आप, समझ गए। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी बड़ी इजी वे में, क्योंकि मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, बड़ा इजी वे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। बाकी तारीफ आप करो नहीं करो वो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको इजी वे में चीज समझाता हूँ। तो ये आपको चीज समझ आ गई कि इस तरह से होता है। आप समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, हमारी प्राइमरी स्टेज है और हमारी
जो अकाउंटिंग क्या है वो सेकेंडरी स्टेज है, ये आपको चीज समझ आ गई, ठीक है। तो सिंपल भाषा में जो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने सिर्फ, ठीक है, हमारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने, वो सिंपल हमारे क्या बुक कीपिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग का पार्ट सिंपल क्या है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन अपनी कंपनी की शो करें, वो किसके थ्रू होती है, जो हम समरी बनाते हैं पूरी की पूरी, कि हम फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पूरी शो करें, अपने बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन शो करें। ये जूनियर स्टाफ भी बना सकता है, आपको पता बोले पूछे, जो बुक कीपिंग हमारा ये जूनियर स्टाफ मेंटेन कर सकता है, ठीक है ना, जूनियर स्टाफ मेंटेन कर सकता है सिंपल भाषा में ठीक है। बट जो हमारा अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ मेंटेन करेगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये हायर लेवल, इसके लिए अकाउंटिंग के लिए हायर लेवल नॉलेज चाहिए, बुक कीपिंग के लिए स्मॉलर लेवल नॉलेज होगी वो भी चलेगी। ओके गाइस, चीज समझ आ गई। तो अकाउंटिंग हमारे सिंपल क्या है, जो अगले स्टेप्स हैं, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट रिजल्ट दिखाना और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की शो करना, ठीक है। एनालिटिकल एंड डायनेमिक जॉब होती है, वो सिंपल भाषा में सिंपल जॉब होती है, जूनियर स्टाफ कर सकता है उसको। क्लर्क, वो क्लरिकल इन नेचर होती है। बुक कीपिंग क्या होती है, क्लरिकल इन नेचर होती है, उसको नॉर्मल क्लर्क भी कर सकता है। इसके लिए एनालिटिकल डायनेमिक जॉब हमारी है, इसके लिए स्पेशल जो एबिलिटी होती है, सीएस वगैरह वो चाहिए। इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी। तो ये हमारे कंपैरिजन हो गया अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का। अगर कोई चीज किसी को नहीं समझ आई है वो आराम से पूछ सकता है। तो जेकेएस भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुक कीपिंग इज मेनली अ डैश जॉब, रूटीन जॉब, ठीक है, एनालिटिकल नहीं है, डायनेमिक नहीं है। आप सबको तो कौन से दोनों के दोनों, अकाउंटिंग हमारी ये अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। और ये हम एनालिटिकल इन नेचर है, डायनेमिक जॉब है, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की शो करते हैं, और इसमें जो हमारे लास्ट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फॉलो होते हैं। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बड़ी आराम से आपको समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडरी स्टेज हमने बताया मैंने आपको, वो हमारी प्राइमरी स्टेज है। एक रूटीन क्लर्क भी कर सकता है उसको, ठीक है, एक जो जूनियर स्टाफ होगा वो भी कर लेगा आपको, बट यहाँ पे जूनियर। और वहां पे जो हमारा क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिंपल भाषा में। बुक कीपिंग वो भी कर सकता है जिसको एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिसको एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है, जिसको एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है, वो भी नॉर्मली बुक कीपिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के कुछ पार्ट। इससे ज्यादा आपको जेकेएस भी नहीं पूछेगा, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। तो प्लीज बने रहें, प्यार दिखाएं। वीडियो लंबी होगी, कोई इशू नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब समझेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, थोड़ा खींचते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सबको पता है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना फंक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है भी मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कि एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है हमारी, प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखना पूरा प्रॉपर। असिस्टेंस तो मैनेजमेंट को आसानी हो प्रॉपर डिसाइड करने में, जब उसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी है तो आराम से वो डिसाइड कर सकती है, डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी हो उसको। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू उसके यूजर्स को, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो यूजर्स हो, उसको सारी इंफॉर्मेशन जो आपने उसको कम्युनिकेट कर पाना। और कोई भी मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट टैक्स के थ्रू हो या कोई कंपनी में केस कर दे, जब उसके पास ये सारा डाटा पड़ा हुआ है हर एक चीज, तो इजी वे में लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ रिटर्न पॉसिबल ओनली इफ रिकॉर्ड्स आर सिस्टमैटिक एंड टाइमली। वो तभी चीजें हो सकती हैं, सब सारी चीजें, जब उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स पड़े हैं सिस्टमैटिकली और टाइमली हर एक चीज उसके पास है। तो सिंपल भाषा में समझ आ गया। कैसे एमसीक्यू आ सकता है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन मीटिंग विच रिक्वायरमेंट्स, लीगल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, नन। तो लीगल जीएसटी टैक्स भरना है तो उसके पास प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उसका प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि मुझे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, तो उसके हिसाब से वो टैक्स भर सकता है, तो लीगली हेल्प करता है, ठीक है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स हेल्प करता है लीगली, जो उसके ऊपर टैक्स वगैरह जीएसटी जो भी उसके ऊपर आएंगे तो लीगली उसके ऊपर उसका बस प्रूफ होगा कि इतना इतना भाई मैं टैक्स दूंगा, मेरा इतना ही प्रॉफिट हुआ है। ओके गाइस, अब देखेंगे लिमिटेशंस। हर किसी चीज की लिमिटेशंस होती हैं, कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज अकाउंटिंग है उसकी भी लिमिटेशंस है। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, क्योंकि हमें पता है कि इसमें प्रॉपर हमें देखो एग्जांपल समझते हैं। सम एस्टिमेट्स आर मेड ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉसेस, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एग्जांपल, ठीक है ना। अब जब हम कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल एसिड हो गया, अब
जिस टाइम पे हम उसको परचेज करते हैं उसी का पैसा हम गिनते हैं कि एसेट हमारा इतने का ही है, बट भाई उसको यूज करने से डेप्रिशिएट भी तो हो रहा है। बट आप क्या सोचोगे, जिस टाइम पे मैंने उसको परचेज किया हुआ है मेरी वैल्यू उतनी 12 लाख की चीज परचेज की 12 लाख की, क्या पता वो 1 साल के बाद 6 लाख का रह गया हो। तो ये चीज फुली अकाउंटिंग में चीज रिकॉर्ड नहीं होती है, तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ओके, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, तो बट डेप्रिशिएट भी चीज यूज करते करते होती है ना, तो ये हो गया। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, सबको पता है सिर्फ क्वांटिटेटिव ही यूज होते हैं। ऑनेस्टी एम्प्लॉय, जो ऑनेस्ट एम्प्लॉय होगा, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट होगा, इसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है, ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर्स सेम इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, याद रखना अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को, वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल, स्टेटमेंट प्रिपेयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो सिंपल, अब जितने की थी अब टाइम के साथ वो डेप्रिशिएट होगी, मैंने अभी आपको बताया कम होगी, तो सेम वही जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उस कॉस्ट है उसी को रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। सिंपल अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अब पीछे की चीज खाली हो चुकी है, बस वो ये ना विंडो ड्रेसिंग, वो सामने आपको बस सब अच्छा शो कर देंगे, तो वो भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल जब स्टेटमेंट, मैंने आपको ये चीज बताई थी अभी ना, मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं डाटा को, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैन कंसील विटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द बेटर पोजीशन देन एक्चुअल। जो ये देखो सामने अच्छी शो कर दी, विंडो ड्रेसिंग भाई हमारा ऐसा है, बेशक पीछे सब कुछ खत्म हो चुका है, तो विंडो ड्रेसिंग अपनी एक फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर शो करने के लिए करते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है उसके पास उसको लॉस हुआ वो प्रॉफिट शो करे अपना बिजनेस का, कि जो उसके यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें आगे भी, वो डरे नहीं, बैंक्स उनको लोन दे आगे भी। तो विंडो ड्रेसिंग सिंपल भाषा में क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा और अकाउंट्स, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू शो द बेटर पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, विंडो ड्रेसिंग, वेरिफिकेशन, समराइजिंग, इट इज नोन एज अ विंडो ड्रेसिंग। तो आई होप लिमिटेशन जो मैंने आपको पढ़ाई समझ आई होंगी, और लिमिटेशन में से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आई होप ये चीज भी आपको समझ आ रही होगी। ये होते हैं हमारे यूजर्स। अब हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहले बात समझे, वेट अ सेकेंड, यूजर्स, ठीक है। हमारे दो तरह के यूजर्स होते हैं, सबसे पहले याद रखना, हमारे क्या होते हैं, दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। अब आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई बोले कि इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर्स में क्या, सिंपल भाषा में जिसको कंपनी की इंफॉर्मेशन माइक्रो लेवल पे हो, जिसको कंपनी की इंफॉर्मेशन माइक्रो लेवल पे हो, हर एक छोटी इंफॉर्मेशन पता हो कंपनी की, हर एक छोटी छोटी, उसको बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, ठीक है। जिसको कंपनी की माइक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं पता हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। उसको वही पता है जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो शो कर रहे हैं, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको शो कर रहे हैं थ्रू बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको शो कर रहे हैं उसको बस वही दिखेगी जो शो करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। और इंटरनल यूजर्स जिसको कंपनी के माइक्रो लेवल की भी जानकारी हो कि अभी ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये यूजर्स में डिफरेंस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो टाइप के हमारे यूजर्स होते हैं, जिसको कंपनी इंफॉर्मेशन, जिसको कंपनी की इंफॉर्मेशन से मदद मिलती है, जिसको कंपनी की इंफॉर्मेशन की नीड होती है, बाकियों को क्या नीड है, ये यूजर्स होते हैं। हम पढ़ेंगे अब एक एक करके कौन से यूजर्स कौन से होते हैं। पहले ओनर्स, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल और टुक मैक्सिमम रिस्क, बॉस बोल सकते हो उसको, वो हमारे इंटरनल यूजर्स, उसको पूरी कंपनी की माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी हमारी डे वाइज, आज डे भाई यहाँ ट्रक ठुक गया, अब ये थोड़े बताएंगे एक्सटर्नल को भाई हमारा एक दिन ट्रक भी ठुका था, मैंने ठीक कराया। तो जो माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन होगी ओनर को तो पता होगी, ठीक है। फिर मैनेजमेंट, जिसको इंफॉर्मेशन जिसको डिसीजन मेकिंग लेनी है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ उसको पता होगी कि वो हर एक चीज कॉस्ट कंट्रोल हर एक चीज देख पाए, ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। तो ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ठीक है। एंटाइटल टू बोनस, अब उनको बोनस मिला, कंपनी अगर प्रॉफिट में तो कम बोनस मिलेगा, तो वो ध्यान रखते हैं सारा का सारा, और वो मेहनत भी उसी तरह से करते हैं कि अगर कंपनी हमारे प्रॉफिट में जाएगी हमें बोनस मिलेगा, विच लिंक टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये तीन हमारे क्या हो गए, इंटरनल यूजर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ठीक है। ऐसे डेप्थ में नहीं जाना, इतना ही समझो बस हर चीज को, ठीक है।
अब ओनर्स आप सबको पता है कि उन्होंने पैसा लगाया है, मैक्सिमम पैसा उसी को दो, मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड उन्हीं को जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, मैंने आपको अभी आपको इंटरनल एक्सटर्नल बता रही है, डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एट अ माइक्रो लेवल बट दे हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स दैट गिव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू देम। बिजनेस अभी यूजर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए फाइनल अकाउंट्स के थ्रू उनके थ्रू पहुंचा देते हैं। दीवार आगे बीच में, बिजनेस को वो अच्छे से नहीं देख सकते कि क्या अंदर हो रहा है, अंदर वही देख सकता है जिनको माइक्रो लेवल इन्फॉर्मेशन है। वो कौन से हमारे इंटरनल यूजर्स, उन्होंने बाई फैका प्लेन बना के फाइनल अकाउंट्स के थ्रू जो एट द एंड ऑफ द ईयर उनको मिलता है, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको मिलता है, तो वो यूजर्स हो गए कौन से, एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स रिले ऑन विच इन्फॉर्मेशन, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, फाइनल स्टेटमेंट्स एंड मैनेजमेंट की रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों होती हैं, क्योंकि दोनों के थ्रू वो दे हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स गिव रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू देम, ठीक है। तो वो जो रिपोर्ट एग्जांपल यही सेम ही होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और रिपोर्ट भी, इसके थ्रू उनको क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल यूजर्स को मिलती है। ओके गाइस, चलो पहले कौन से हो गए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों, अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस, दे प्रोवाइड लोन टू बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। आप जेकेएसएसबी की टर्म है, प्रोवाइड लोन्स कौन करता है, वो हम कौन करते हैं, वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं। किसको करते हैं, बिजनेसमैन को करते हैं। ये दिया उन्होंने पैसा, भाई जाओ बिजनेस करो, सिंपल भाषा में। तो ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स क्या हो गए, विच एक्सटर्नल यूजर्स प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस, वो करते हैं हमारे बैंक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना क्वेश्चन, जेकेएसएसबी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, विच एक्सटर्नल यूजर्स प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस। गवर्नमेंट नहीं करती, एम्प्लॉयज नहीं, तो बैंक्स हमारे एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉय तो इंटरनल यूजर तो है ही नहीं कोई, इन्वेस्टर्स भी हमारे हैं, बट लोन कौन प्रोवाइड करता है, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सटर्नल यूजर्स। बैंक को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, व्हाई डू बैंक्स नीड इन्फॉर्मेशन, की क्यों, कि ट्रैक कर सकते हैं उनकी प्रोग्रेस को। द नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ एंटरप्राइज टू मेक फॉलोइंग डिसीजंस, वेदर टू लैंड मनी टू द एंटरप्राइज, उसको वापस देने चाहिए, कोई पैसा अगर मांगने आए, कि उसकी एबिलिटी है कि रीपे कर पाए वो लोन, उसको लोन उसको देना चाहिए, देना चाहिए, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है वो रीपे कर पाए लोन को, पहले ट्रैक करेगी प्रोसेस उसके प्रोग्रेस को, फिर डिसीजन लेगी कि पैसे देने हैं नहीं देने हैं, कि रीपे क्यों, ये सारा डिसीजन इसी के ऊपर होता है कि रीपे। बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा वापस करना होता है, कि उसकी इतनी इतनी पोजीशन है कि वो वापस पैसा कर पाए हमें विद इंटरेस्ट। तो बैंक्स एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू चेक द एंटरप्राइज एबिलिटी टू रीपे लोन्स, ठीक है। पे टैक्सेस हाई स्टाफ, कुछ नहीं, टू रीपे लोन्स। इनको बाकियों से कोई मतलब नहीं, बैंक को ये है कि जो मैंने पैसा दिया है वो वापस कर पाएगा इंटरेस्ट के साथ या नहीं, बस इतना। चलो, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, potential investors are the people who are likely to invest in the enterprise, ठीक है। they are planning to put money in, अब ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, ये हो गया बिजनेस, वो देखते हैं भाई बिजनेस तो ग्रोथ में जा रहा है, ठीक है, मुझे अपने पैसा लगाऊंगा तो मुझे डबल मिलेगा, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अभी तक जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है बट उनका मन है, वो कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं, उनका मन है कि मैं इन्वेस्ट करूं, तो वो होते हैं हमारे सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। आई होप चीजें समझ आ रही हैं, बहुत प्यार से आ रही हैं। तो हमने अभी तक समझ लिया कि गवर्नमेंट, वो जो हमारा एक्सटर्नल यूजर्स है। अब हमने समझ लिया कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो लाइकली टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, वो भी हमारा क्या है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी हमारे क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। इस तरह आया, सोचा कि भाई मैं आइडिया आया उसके दिमाग में, क्यों देखा उसने, क्या देखा, बैलेंस शीट देखी कंपनी की, फाइनेंशियल पोजीशन देखी कंपनी की, ठीक है। अब यूजर्स हु आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस बट हैव नॉट येट, अभी तक नहीं किया, प्लान करे, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ना एम्प्लॉय ना क्रेडिटर्स ना मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये भी हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा आगे, डेटर्स भी क्या होता है, क्रेडिटर्स अभी समझे आप। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, जिनसे हम उधार पे सामान लेके आते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू एंटरप्राइज, जो बिजनेस को, एंटरप्राइज को सप्लाई करती है, गुड्स हो या सर्विस हो, जो भी आपका बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, गुड्स का बिजनेस है, वो क्रेडिट पे, उधार पे आपको सामान देगी, तो वो कि हाँ भाई आधा अभी ले जा, वो हम जाते हैं किसी के पास 50 लाख बनते हैं, बोलेगा यार 25 अभी दे दे,
सर 25 अभी कोई बात नहीं, 25 ले ले भाई अभी 25 बाद में दे देना। तो वो दे असेस फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट से उसको फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता लगती है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन है कि मेरे पैसे वापस कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब क्रेडिटर सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट, दे असेस द बिजनेस सोशल स्टेटस एम्प्लॉय काउंट लोकेशन, वो सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की देखेगा, बाकी वो कुछ नहीं देखेगा एम्प्लॉय कितने हैं, उसका कहाँ पे काम करती है, वो देखेगा फाइनेंशियल पोजीशन इसकी इतनी है कि वो वापस मुझे पैसे दे पाए, ठीक है। अब ये बिल होता है, बिल काट के देगा भाई इतने का तेरा, तूने 50 लाख तेरा बकाया है, 1 ईयर का तूने बिजनेस किया, 50 तो दे चुका, 50 तेरे बकाया, वो देखेगा फाइनेंशियल पोजीशन कि भाई जो मैंने इसको उधार पे, बाकी 50 लाख मेरे वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू, जो पतंग उड़ा वो सॉरी प्लेन उड़ा के फेंकते हैं, ठीक है। चलो देन आगे गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो, हमारी अथॉरिटी होती है वो भी कहाँ आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं। वेयर इज गवर्नमेंट bodies and authority use accounting information to arrive at various statistics enable policy decision, कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो गलत काम तो नहीं कर रही है, ठीक है, वो अपना जो जीएसटी हर एक चीज जो टैक्स वगैरह है वो टाइम टू टाइम भर रही है नहीं भर रही है, ठीक है, और कोई गलती तो नहीं कर रही है, जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, आपका डाटा चाहिए होता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है, नहीं तो भाई स्टंप लग जाएगी, ये सब काम नहीं कर, ठप्पा भाई बंद कंपनी। तो गवर्नमेंट यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर लैंड मनी, पे वेजेस, इन्वेस्टिंग, कुछ नहीं, पॉलिसी डिसीजन एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब याद रखना जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट का वेट करते हैं, फॉर गवर्नमेंट बोलती है आने वाले टाइम पे ईवी आएगी, आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज्यादा होंगे, तो कंपनी भाई जो बिजनेसमैन होंगे वो पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियां बनाना ही बंद कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है किसी बिजनेसमैन के लिए, और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है हर एक चीज, तो बिजनेस ग्रो करेगा, आप देख सकते हो, नाम नहीं लूंगा मैं, तो उसको इसलिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, पॉलिसी डिसीजन करने गवर्नमेंट को, कि स्टैटिस्टिक्स बनाने में वेरियस। चलो क्योंकि जो कंट्री है ना, याद रखना हमेशा मेरी बात, जो कंट्री है उसको बिजनेसमैन चलाते हैं ना कि गवर्नमेंट, जो कंट्री है उसके बिजनेसमैन उस कंट्री को चलाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो सिर्फ पॉलिसी बनाती है। तो समझते हैं सिर्फ एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, बैंक्स जो लोन्स एंड रीपेमेंट्स, इन्वेस्टर्स लाइकली टू इन्वेस्ट, क्रेडिटर्स जो गुड्स देते हैं क्रेडिट पे, और गवर्नमेंट जो पॉलिसी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज करती है डाटा किसका, कंपनी का। ये हमारे सारे क्या हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स हमारे हो गए, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपको नोट्स जो हैं, क्लास नोट्स आपको सारे के सारे जो होंगे वो आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके सामने 9055129747, इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे 5000 प्लस मिलेंगे, सारे के सारे पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको जो 100+ सेक्शनल होंगे, हर एक सेक्शन के अलग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ओनली फॉर जीके एसएसबी ऑल एग्जाम्स, ठीक है। एमसीक्यू वाइज सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, ये भी 5000+ होंगे, और फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 10 फॉर न्यू बैचेस, ठीक है। ये आपको सारा हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा जो बीएमसी फॉर सरकारी जॉब्स है, ठीक है। ओके गाइस, चलो अब हमारा सेकंड एक हमने खत्म कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमारा स्टार्ट होता है सेकंड, वो क्या है, वो है टर्म्स। जितनी टर्म्स, क्योंकि हर बच्चे को, तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं चीजें, ये हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ली, इंट्रोडक्शन हमारी खत्म होगी, पर जो आगे हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है टर्म्स, क्योंकि हमें नहीं पता कैश क्या होता है, हमें ऐसे पता कैश क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, अब ये ड्राइंग करने वाली नहीं होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स तो समझ आ गया क्या होता है, वो तो नॉर्मल पता होता है। ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जो टर्म्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग में यूज होती हैं, वो हम एक एक करके सारे टर्म्स को समझेंगे, बिजनेस क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, तो वो सारी टर्म्स हम समझेंगे। उन टर्म्स के ऊपर कैसे एमसीक्यू आ सकता है ये भी आपको साथ साथ में बताऊंगा, कि आपको इजी हो जाए हर एक चीज को समझना, ठीक है गाइस। चलो क्लास लंबी हो रही है, आई नो क्लास लंबी होए कोई बात नहीं, आप बैठोगे और मेरे साथ पढ़ोगे, ये प्रॉमिस करो सर कि हाँ हम बैठेंगे, आप 2 घंटे की क्लास लोगे, हम 2 घंटे आपके साथ बैठ के पढ़ेंगे, ये करोगे भाई मैं 3 घंटे भी आपको एक साथ पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बड़ी इतनी मेरे अंदर स्टेमिना है। तो क्या टॉपिक कवर होंगे हमारे इसमें, कैपिटल क्या होता है, अकाउंट्स क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, रिसिप्ट्स क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड हो या आउटस्टैंडिंग हो,
इनकम क्या होती है, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम अभी कवर करने वाले हैं हमारी सारी टर्म्स के अंदर। ओके चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पानी पी रहा हूं बस। आप भी पी लो पानी, पुनी पीना तो बोलना नहीं, सर ने पानी पीने का टाइम भी नहीं दिया। पी लो पानी, कोई चक्कर नहीं भाई, पानी शानी पियो, आराम से बैठो। चलो कैपिटल, सबसे पहले देखें कैपिटल। कैपिटल सबको पता है, नहीं पता तो पता लग जाएगा। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, जो भी बिजनेसमैन हो उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, सिंगल बिजनेसमैन है, सोल ट्रेडर है, अकेला काम कर रहा है तो उसको प्रोप्राइटर बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटर सिंगल बंदा है इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, और बाय पार्टनर्स इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप है तो वहां पे दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे एक साथ मिलकर काम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। एंड शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी। अब कंपनी में क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। और प्रोप्राइटर में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर, अकेला बंदा काम कर। तीन चीजें पता लगी, प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स इन अ केस ऑफ कंपनी। अब ओनर क्या कर रहा है, अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है। अब ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसको क्या बोलता है, कैपिटल। बहुत इजी, बहुत इजी, वाह 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 वाह। अब ओनर जो है वो अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, उसी को क्या बोलता है, कैपिटल। ठीक है। इट इज लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स प्रोपराइटर और पार्टनर ऑफ अ बिजनेस। अब बिजनेस की लाइबिलिटी किसके ऊपर है, ओनर्स के ऊपर। इसको पे करना है भाई, इसको पे करना है वापस। बिजनेस बोलता है भाई इसको पे करना है, तभी ओनर एंड बिजनेस एक अलग अलग एंटिटी है, याद रखना। ओनर एंड बिजनेस क्या है, अलग अलग एंटिटी है। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स अ प्रोपराइटर और अ पार्टनर ऑफ बिजनेस। ये समझ आ रही है, आ रही होंगी, इतने इंटेलिजेंट मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। कैपिटल क्या है, जो ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस, उसको कैपिटल बोलते हैं। अब बिजनेस की लाइबिलिटी किसके ऊपर है, ओनर के ऊपर, कि ओनर को भाई बिजनेस लाइबल है ओनर के लिए, अब उसको प्रॉफिट देगा बिजनेस। ठीक है। तो ये इस तरह से ये कैपिटल होती है, जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में पैसा। ठीक है। एंड इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स अ प्रोप्राइटर और अ पार्टनर्स ऑफ बिजनेस। चलो, और ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, ओनर अलग है, बिजनेस अलग अलग एंटिटी है। ठीक है। वाई कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, वाई कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। मैंने क्या बोला, बिजनेस एंड ओनर्स क्या अलग अलग एंटिटी है, बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना सारे के सारे, बट अब सिंपल भाषा में अभी आपको चीजें समझा रहा हूं तो इस टॉपिक को समझ लो। ठीक है। बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। याद रखना, अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस and owner treated as a separate entity, is treated as a separate entity। अलग अलग बंदे इसको देखते हैं, अलग अलग चीजें हैं ये दोनों, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, किसके व्यू से, बिजनेस की व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। और जब कैपिटल हम निकालते हैं, एसेट माने लाइबिलिटी तभी करते हैं, तभी, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब एसेट जो हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अगर नहीं पता है, जो मैं पढ़ाऊंगा इतना याद रखना। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैपिटल। कैपिटल के एसेट में से हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। ठीक है। तो लाइबिलिटीज क्या है, यही पढ़ लिया भाई, कैपिटल इज लाइबिलिटी, तभी हम एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बिजनेस है वो लाइबल है ओनर के लिए, ओनर ने पैसे लगाए हैं बिजनेस में। ठीक है। अब तभी इसको क्या बोलते हैं, सब सिर्फ इतना याद रखो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, एक सेपरेट एंटिटी देखते हैं, ओनर को और बिजनेस को। ऐसे ही आपको एमसीक्यू सिंपल भाषा में जैसे पूछ सकते हैं, कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न। बिजनेस एंटिटी की कॉन्सेप्ट के थ्रू जो बिजनेस एंटिटी बोलता है वो ये बोलता है कॉन्सेप्ट कि ओनर और बिजनेस एक अलग अलग एंटिटी है, और कैपिटल कंसिडर एज अ लायबिलिटी ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगा तब बताऊंगा कैसे बनाए। अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है, सिंपल। अब जब कैपिटल इधर चला जाएगा तो एसेट में से माइनस ही होगी हर चीज। अगर लाइबिलिटी भी उधर जाता तो तब भी एसेट माइनस कैपिटल ही होता। तो कैपिटल याद रखना एक लाइबिलिटी है किसके ऊपर,
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बिजनेस लाइबल है किसके लिए, ओनर के लिए, ठीक है, सिंपल भाषा में। तभी क्या है, लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स अ प्रोपराइटर। चलो सेकंड नंबर पे अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, हम हर किसी का अलग, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। तो इट इज अकाउंट, एन अकाउंट इज सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑब्लिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड। अभी डेबिट अकाउंट हमेशा एक तरफ डेबिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ क्रेडिट होता है, राइट हैंड साइड। ऊपर कोई भी अकाउंट है, वो कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, उसमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा होगा, कितना इनफ्लो, कितना एक्सपेंस, कितना आउटफ्लो या कितना इनकम। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो सारा रिकॉर्ड हो रहा है अकाउंट के अंदर रिलेटेड टू दैट, ठीक है, पर्टिकुलर हेड, उसी को बोलते हैं हम अकाउंट। इट इज अ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, इट शोज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, कि वो आ रही हैं या जा रही हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा जब इसके बाद हम रूल पढ़ेंगे कैसे अंदर आते हैं, डेबिट किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं, क्यों है, बट रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा। 3 तरह के हमारे अकाउंट्स होते हैं मेनली। और बस इतना समझो कि सिमिलर जो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर हेड होता है, सेम ट्रांजैक्शन लिखते हैं पर्टिकुलर हेड के अंदर, कैश की हो कैश की लिखते हैं, ठीक है। अब जी कैसे भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड इज नोन एज जर्नल, लेजर, अकाउंट, इट इज नोन एज अकाउंट। याद रखना, मैंने अभी बताया, तभी लेजर के अंदर अकाउंट अलग अलग बनते हैं। अब इसको जर्नल तो नहीं बोला, जर्नल बुक है हमारी, ठीक है ना, उसके अंदर सारी चीजें डेट वाइज होगी, कैश की होगी तब भी रिकॉर्ड करेंगे, मोहन की होगी तब भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बट अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर हेड के अंदर एक हर एक चीज वही रिकॉर्ड करेंगे हम, तो उसके रिलेटेड होगी। तो सिंपल भाषा में हमारा यही अकाउंट होता है। आई होप चीज समझ आ रही होंगी। देन थर्ड, लाइबिलिटी, अमाउंट पेबल ओन्ड बाय बिजनेस, ठीक है। अब लाइबिलिटी क्या है, अमाउंट पेबल ओन्ड बाय बिजनेस, any kind of financial obligation that business has to pay at the end of accounting period to a person of business। अब लाइबिलिटी 2 तरह की होती है। लाइबिलिटी मतलब अगर मैंने किसी से उधार ले रखा है, ओन किसी से भी मैंने कोई अमाउंट ले रखा है बिजनेस के लिए, सिंपल भाषा में, जिसको मैंने पे करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द, जब भी वो एंड हो रहा है ईयर में, जब एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या एंड ऑफ द, जब वो डेट खत्म हो रही है कि मैंने बोला कि मुझे 3 महीने के लिए मुझे चाहिए। अब लाइबिलिटी 2 तरह की होती है, समझो कैसे। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। इसको डिटेल में अभी हम पढ़ाता हूँ, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी 2 तरह की होती है, नॉन करंट, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। आगे आगे करके हम समझते हैं। लाइबिलिटी समझ आ गई, जो भी हमने किसी से उधार पे चीज़ ली हुई है वो हमें उसको फ्यूचर में पे करनी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। उस बंदे को करनी है या बिजनेस को करनी है, किसी को भी करनी है, ठीक है। उस उधार को क्या बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होगी, जो मैंने अभी आपको क्या बताई, ओनर्स के थ्रू, ओनर्स के प्रति जो लाइबिलिटी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको पीछे समझा रहा था कि बिजनेस जो है वो लाइबल है ओनर्स के लिए, तो उसको बोल देंगे इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है, आउटसाइडर्स के लिए, जो बैंक्स वगैरह होते हैं उसके लिए क्या है, जो भी हमारा बिजनेस है उस इंटरनल के लिए, जो ओनर्स के लिए, एक्सटर्नल जो आउटसाइडर्स के लिए। अब इंटरनल आपको समझ आ गया, टूवर्ड्स द बिजनेस। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, टूवर्ड्स द आउटसाइडर अदर देन ओनर। अब लाइबिलिटी राइज कब होती है, जब हम क्रेडिट पे कोई उधार पे कोई चीज लेते हैं या लोन लेते हैं बैंक से। एग्जांपल क्या होगी, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। 2 तरह की लाइबिलिटी होगी हमारी, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल जो टूवर्ड्स द ओनर होती है, एक्सटर्नल जो आउटसाइडर्स के लिए होती है। अब आउटसाइडर में बैंक, ये क्रेडिटर्स भी आएंगे और बैंकर्स भी आएंगे। बैंकर्स से हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स हो गए जो शॉर्ट टर्म लोन जिनसे लेते हैं हम, ठीक है, ये हो गए। अब बेस्ड ऑन द टाइम, अभी हमने समझ लिया कि 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक लाइबिलिटी होगी हमारे बेस्ड ऑन द टाइम, उसमें 2 तरह की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, एक करंट लाइबिलिटी। सिंपल भाषा में नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, उसको जब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सिंपल भाषा में लॉन्ग टर्म लोन्स जो हमारे होते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। मतलब जिसके लिए, जिसको हमने पे करने के लिए हमारे पास 1 साल से ज्यादा टाइम हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। उससे ज्यादा, 1 साल से ज्यादा जो टाइम हमारे पास होता है। करंट लाइबिलिटी जिसको हम पेबल, जिसको हमने पे करना है विद इन 12 मंथ्स, 1 साल अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसको हमने क्या करना है, पे करना है, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। ये मोर देन अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर के साथ, ये विद इन
कि विद इन 12 मंथ्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर अंदर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये हमारे हो गए 12 महीने से ज़्यादा कम करंट 1 साल से ज़्यादा जो भी हो 10 साल 15 साल वो हो गए नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ्स इज कॉल्ड एज फिक्स लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कैपिटल आप सबको दैट इज नोन एज करंट लाइबिलिटी। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एसेट्स क्या होते हैं। एसेट इज एनीथिंग दैट हैज अ करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू द बिजनेस। ठीक है, एसेट हमारे वो होते हैं जो इकोनॉमिकल वैल्यू जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है, बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जिसकी होती क्या वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। सुनारे के लिए सोना क्या है, एक उसके लिए वो क्या है, एक एसेट है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। अब जो जो जिस बंदे का बिजनेसमैन होगा उस तरह के उसके इकोनॉमिक वैल्यू जिस चीज से वो आगे फ्यूचर में जिसको बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज से, उसको क्या बोलते हैं हम, एसेट। सिंपल भाषा में, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, ना किसी आपने आपको कंफ्यूज करना आपने। ठीक है, एक सेकंड गाइस, चलो ये समझ आ गया। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, समझेंगे क्या होती है, ओन्ड बाय अ बिजनेस और एंटरप्राइज, उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स दैट विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। अब इस तरह के एमसीक्यू दो आपको मैंने बता दिए, ये फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू समझ आ गई। ये हमारे एसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, वो टेंजिबल भी हो सकते हैं या इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, और एसेट्स ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्स, ये हमारे रिसोर्स है याद रखना, जिससे हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले। इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप सब समझते हैं, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, मनी बेनिफिट्स होने वाले फ्यूचर में, हमें पैसा जिससे हमें फ्यूचर में आएगा उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। आई होप चीजें एसेट्स समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब एसेट्स के टाइप होते हैं, आप समझेंगे एसेट्स की एग्जांपल और उसके टाइप समझेंगे। पहले एग्जांपल समझो, एसेट क्या क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सारे आपको क्या हो गए, एग्जांपल ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब ब्रॉडली एसेट 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट, एक फिक्टिशियस एसेट्स। हम एक एक करके देखेंगे। नॉन करंट एसेट 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप के होते हैं, सॉरी, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। अब देखते हैं, समझते हैं। नॉन करंट एसेट सिंपल भाषा में उसको आप फिक्स एसेट बोलते हो। ठीक है, फिर आगे डिवाइड हो गए। अब क्या हो गया हमारा नॉन करंट एसेट, जो देख सकते हो आप इधर से समझ सकते हो, नॉट फॉर रीसेल। फिक्स एसेट जो नॉट फॉर रीसेल, जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगी फ्यूचर में बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। ठीक है, नॉट फॉर रीसेल, दोस एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट हेल्ड इधर एज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलता है, फ्यूचर बेनिफिट्स, और फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। जिस चीज से हमें बिजनेस ऑपरेशन हमारे चल रहे हो, हमारा काम चल रहा हो, हमारी कंपनी क्या है, पूरी की पूरी मशीनरीज वगैरह सब कुछ हमारे क्या है, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, जो हम रीसेल के लिए नहीं लाते हैं, हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हम मशीनरी को ये बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बेचने के लिए थोड़े बना, बिल्डिंग ही बेच देंगे हम तो फिर काम कहाँ करेंगे बबुआ। तो बिल्डिंग हमारी फिक्स नॉन करंट एसेट, जितने भी हमारे फिक्स एसेट है सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट। जो हमने पढ़ा, मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी होती है हमारी सारी, वो सारे हमारी नॉन करंट एसेट के अंदर आती हैं, बिकॉज फिक्स एसेट हमारे नॉट फॉर रीसेल होते हैं, वो सारे नॉन करंट एसेट होते हैं। तो फिक्स एसेट हेल्ड नॉट फॉर रीसेल बट इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। अब एक बिजनेस है, एक मशीनरी है, इतने काम, 2 मशीनरी लेके आए और ज्यादा काम होगा, 3 मशीनरी और ज्यादा काम होगा। तो फिक्स एसेट हमारा क्या करता है, इंक्रीजिंग करता है अर्निंग कैपेसिटी को, ना कि वो रीसेल के लिए होता है। समझ आई चीजें। अब 2 हो गए हमारे टेंजिबल एसेट, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इसकी क्या हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसकी सिर्फ कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारी नहीं होती, इसको हम फिजिकली देख नहीं सकते। ठीक है, दोस एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन नॉट सी एंड टच। एग्जांपल, पेटेंट राइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। तो ये हमारी गुडविल फॉर एग्जांपल हम समझते हैं क्या है, हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल मतलब रेपुटेशन, इज्जत। अब कोई बोलेगा टाटा गाड़ी क्यों लेनी भाई, वो उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है,
विद द टाइम ये सब चीजें क्या बनती हैं, गुडविल विद द टाइम बनेगी। जितना आप टाइम बिजनेस में लगाओगे, आपके लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपकी क्वालिटी की तारीफ करेंगे, तो गुडविल आपके अपने आप बनेगी। ठीक है, गुडविल भी हमारी एक एसेट होती है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट? एमसीक्यू, मशीनरी, बिल्ड, गुडविल, फर्नीचर, आप सबको पता है गुडविल इज ना इंटेंजिबल एसेट। जब मैं टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस मैं आपको टर्म्स समझा रहा हूँ कि टर्म्स कौन से अकाउंट में यूज होती हैं। नॉर्मल आप टर्म्स पे फोकस करो, ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर आता है करंट एसेट्स, दोस एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज विद द पर्पस टू कन्वर्ट देम इनटू कैश शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 1 ईयर के अंदर कोई भी एसेट हमारा है, उसको 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट करें, उसको क्या बोलते हैं हम? करंट एसेट। एग्जांपल, गुड्स बेच के पैसे आ जाएंगे, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे तीनों क्या हो गए हमारे करंट एसेट। डेटर्स हमारे क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, कोई हमारी शॉप पे आता है तो हमें बोलता है कि भैया मुझे 1000 का सामान दे दो, मतलब हमारे आसपास ही रहता है वो, ठीक है, सोसाइटी का होता है, भैया मैं आपको पैसे 1 हफ्ते बाद दूंगा, रुपए पैसे अभी नहीं है। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तू ले जा 1000 रुपए। ठीक है, अब वो क्या है, मेरे लिए डेटर है, वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। उसने मुझे पैसे देने हैं, मेरे से उधार पे सामान लेके गया है, तो उसको बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जिसके लिए जो मैंने सर्विस ली नहीं है, उसके लिए पहले ही मैंने क्या कर दिया हुआ, पे कर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो कार्ड होता है, पहले से हम उस पर अंदर रिचार्ज कर लेते हैं। अब प्रीपेड सिम, पहले से पैसे जमा करवाते हैं, वो पूरे महीने चलती है, तो वो हमारा जो भी एक्सपेंस होगा पहले पे कर दिया, उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ओके गाइज, current asset cannot be converted into cash but a current asset because part of benefits such as expenses available next अकाउंटिंग ईयर, सारे वो एक्सपेंस पहले ही पे कर चुके हैं। सिंपल, जो प्रीपेड मतलब जो पहले ही पे कर दिए, सिंपल भाषा में समझो बस। ये हमारे करंट एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। देन आता है फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, दोस एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, विच आर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। एक सेकेंड गाइस, कॉल आ रही है। सॉरी गाइस, 1 मिनट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट क्या हो गए? ना वो टेंजिबल होते हैं ना वो इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, दे आर द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इंकर्ड बट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अब फॉर एग्जांपल, हम फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज नई चीज बनाई, मैंने कोई नई वायर बनाई, जैसे ना कि ये भाई इलेक्ट्रिक शॉक वायर है, इससे घर में ये ना उसको चूहे खा सकते हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वायर है, आपको ना घर की आपको पूरा प्रोटेक्ट करेगी, इसके अंदर 4-5 लेयरें बनी है। मैं जितना मर्जी बोल लूँ, ऐसे लिख जितना मर्जी लूँ डब्बे के ऊपर, बट उसके लिए कोई भी बिजनेस नया है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट बहुत करनी पड़ती है। एडवर्टीजमेंट बहुत करनी पड़ती है, उसके ऊपर खर्चा होता है, खर्चा होता है ना, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं। बट वो एडवर्टीजमेंट से हमें आने वाले 3-4 सालों में पैसा आएगा, लोग देख के उसको हमारा सामान खरीदने आएंगे, तभी इसको एक्सपेंस में नहीं गिनते। तो हमारे क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट, दे आर द लॉसेस और एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, उस साल पूरे नहीं होंगे वो, बट इन द ईयर इन विच दे आर इंकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, वो धीरे धीरे करके हमारे पास क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है, एडवर्टीजमेंट जो जिसपे पैसा लगाते हैं, हुडिंग वगैरह, बोर्ड, कुछ भी हो गया, वो सारा हमारा फिक्टिशियस एसेट के अंदर आता है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। जो भी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, उस साल वो नहीं पूरे होते हैं, बट एट द एंड 1-2-4-5 सालों में वो हमें वापस मिलने लगते हैं। ठीक है, वो ना टेंजिबल होते हैं ना इंटेंजिबल होते हैं, बट वो एसेट्स के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह। फिक्टिशियस एसेट्स आर एक्चुअली टेंजिबल एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ और लायबिलिटी, इट इज एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। ये हमारा हो गया फिक्टिशियस एसेट। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। देन हम समझते हैं ड्राइंग्स क्या होती हैं। अब समझो ड्राइंग्स क्या होती हैं। ठीक है, अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर, इतना समझ आ गए कि कोई भी अमाउंट मतलब कैश या कोई एसेट, गुड मतलब कोई सामान या कैश, ये दोनों ओनर है, बिजनेस के ओनर्स, या तो कैश या एसेट बिजनेस से लें
फॉर पर्सनल यूज, इतना याद रखना। जो ओनर्स होते हैं या प्रोप्राइटर या पार्टनर्स, कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ गुड्स वो बिजनेस से लेते हैं। एसिड नहीं बोल सकते, गुड्स बड़े तरह के होते हैं बेटा सके। एसिड होगा मशीनरी लेके चला गया, ठीक है, कैश और गुड्स, ठीक है, ओनर लेके जाए फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, देख कैश गले से निकाल के ले गया फॉर पर्सनल यूज, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग, सिंपल भाषा में उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। गले से निकाले कैश, ले गया भाई मुझे चाहिए थे मैं ले गया कल, ठीक है। उससे क्या होता है अब समझो, इस तरह के एमसीक्यू आपको जीके, ये थोड़ा डेप्थ में इस तरह के एमसीक्यू। अब ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर, हमेशा याद रखना ड्राइंग क्या करती है, कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल जो होती है ओनर्स की वो कम करती है, या इन्वेस्टमेंट होगी उसको रिड्यूस कर देगी। कौन, अगर मेरे पास 10,000 है, मैं उसमें से 5,000 घर ले गया तो मेरे कैपिटल पीछे कितनी बच गई, 5,000। अब वो रिड्यूस करेगी कैपिटल को, ओनर की कैपिटल को रिड्यूस करती है क्या, ड्राइंग्स, ठीक है। अब डेली अगर मैं देखो, मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस एंड ओनर इज सेपरेट एंटिटी। अगर मैं रोज आपने दारू पीने के लिए भाई हमने गले से पैसे निकाल के लेके जा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा, मेरा बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। मैं बिजनेस का पैसा अगर बिजनेस में ही लगाऊंगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब वो आप पर्सनली उसके लिए कुछ भी कर रहे हो, उसको लेके जा रहे हो, पैसा निकालते जा रहे हो गले से, तो गला एकदम खाली हो जाएगा, वो आपका बिजनेस का दिवाला निकल जाएगा भाई। तो ड्राइंग इज अ डेबिट टू द ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब ड्राइंग वो जो होती है वो डेबिट लिखी जाती है ड्राइंग्स अकाउंट में, ठीक है। अब यही चीज मेन ये याद रखने वाली, जब मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा डिटेल में तो मैं आपको चीज समझाऊंगा। जो ड्राइंग्स हमारी होती है वो डिडक्ट होती है कहाँ से, कैपिटल से। याद रखना ड्राइंग हमेशा कैपिटल से, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं माइनस होती है ड्राइंग्स, क्योंकि हमारे कैपिटल को कम करती है ड्राइंग्स, मैंने आपको बता दिया। ड्राइंग्स अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स परचेज कैपिटल, कैपिटल से ड्राइंग क्या होती है, डिडक्ट होती है। तो ये इतना मोर देन इनफ है। ड्राइंग क्या होती है, पर्सनल यूज के लिए, जब बंदा कोई कैश या कोई गुड्स लेके जा रहा है, ठीक है, ये कैपिटल को क्या करती है, रिड्यूस करती है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और ये बैलेंस शीट की आपको कैपिटल में से डिडक्ट होती दिखेगी। ये 3 क्वेश्चन मोर देन इनफ है, ठीक है। अब बताओ रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है, समझे, ये होगी हमारी रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट गुड्स सर्विस, जो भी हमने सामान बेचा, ठीक है, उसके बदले हमें जो भी पैसा आया, जो भी सब कुछ हुआ, ठीक है, वो हम उसके लिख के दे रहे, इतने आइटम इतने की थी सर, इतनी इतने की थी, टोटल आपका इतना हुआ, वो हमने उसको रिसिप्ट दी, ठीक है। अब रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब सिंपल भाषा में समझेगी रिसिप्ट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है ना, 3 4। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। अब समझेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। अभी आप समझ गए कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज, समझ आ गया। अब गुड्स बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू, कैपिटल मतलब एसेट को बेच रहे हैं। अब समझो सिंपल भाषा में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ गुड्स, नॉर्मल हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, हमारी कोई हमारा क्या बोलते हैं उसको, वी मार्ट करके कुछ है, हम अब सामान बेचे जा रहे हैं, अपने गुड्स को बेच रहे हैं, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, सिंपल, शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है हमें, ठीक है। इससे हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है बिजनेस की, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो अमाउंट रिसीव्ड इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है बिजनेस का, क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स करना, ठीक है। उससे जो हमें पैसा आ रहा है, क्योंकि हम उस गुड्स को बेच रहे हैं, उसके बदले क्या ले रहे हैं, पैसा, कैश ले रहे हैं, पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रांजैक्शन जो नॉट रेवेन्यू इन नेचर होती है, ठीक है, शोन इन ना बैलेंस शीट। वो कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में। एग्जांपल सेल ऑफ मशीनरी, या पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बेच दी, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कि मैंने अपना पूरा बिजनेस बनाया बेच दिया, मैंने बिजनेस खड़ा किया फॉर एग्जांपल, फिर मैंने किसी और को बेच दिया, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। ये 2 तरह की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल रिसिप्ट शो इन अ बैलेंस शीट, ओके। अब आता है एक्सपेंडिचर। 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, समझ लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, सिंपल भाषा में एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं हम एसेट्स को लेने में, गुड्स को लेने में या सर्विस को लेने में, वो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर,
ठीक है, अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इंकर्ड, ठीक है, वो हो गया हमारे। अब नाम से पता लग रहा है एसेट को एक्वायर करने में बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुड्स को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह से आप समझते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तीनों क्या क्या होते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, एसेट्स ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर एसेट और इंप्रूविंग द बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग एसेट हमारा उसको इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी जगह नई बिल्डिंग बना रहे हैं, पुराना घर था उसकी जगह नई, पुरानी बिल्डिंग थी बिजनेस की उसकी जगह नई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, मतलब जो इंप्रूव कर रहे हैं अपने जो एसेट्स को। विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, जो चीज हमारे अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को इंक्रीज करेगी, ठीक है, सिंपल भाषा में वो हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, याद रखना। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ शो होता है, कैपिटल बैलेंस शीट के, हमारे बैलेंस शीट हमारे एसेट वाली साइड शो होता है, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारा हमारे क्या हो गया, हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्योंकि आपको पता ही है कैपिटल तो ये तो नहीं है अभी खरीदा 1 साल बाद फिर खरीदेंगे, ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो एसेट्स को लेने में या उसको इंप्रूव करने के लिए जो हम पैसा खर्चते हैं, वो क्यों खर्चते हैं कि जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, बिल्डिंग अच्छी सी होगी तो लोग आएंगे, ठीक है, बिजनेस मतलब हम सेल्स लेके जाएंगे, तो ये चीज होगी। फिर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल सैलरी लिस्ट, सैलरी दे रहे हैं, बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू, अब एम्प्लॉयज खुश है हमारे भाई, वो अच्छे से काम करेंगे धड़ के, रात को बोलेंगे सर 9 भी बचे कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब लाइट प्रॉपर आ रही है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे होते रहते हैं डेली मंथली बेसिस पे, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और ये कहाँ पे शो होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो होगा, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे, और ट्रेडिंग अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे, और प्रॉफिट लॉस में सारे इनडायरेक्ट, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमें डे टू डे चीजें होती हैं उसको पे करने के लिए वो हम सब क्या पे करते हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो कैसे भी सैलरीज एंड रेंट आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेफर्ड, इट इज नोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। अब होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था कि हमने एडवर्टीजमेंट की थी, वो उस साल तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे हमें, बट एक्सपेंडिचर तो हुआ ना, पैसा तो उस साल खर्चा ना, तो ये वही हो गया, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू तो आएगा, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। 1 साल में पूरा नहीं होगा, मैंने 2024 में किया, मोर देन 1 ईयर, क्या 2026 में वो मुझे पूरा हो, ठीक है। सिंपल एस्टिमेट्स द बेनिफिट विल एक्वायर इन मोर देन 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, उसको बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। अब समझते हैं क्या करके चीजें। अब क्या हमारा ट्रेड रिसीवेबल, क्या ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी हमें अमाउंट आया। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मैं आपको बताऊंगा ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ठीक है। अब से पहले समझो आप सिंपल भाषा में, ट्रेड रिसीवेबल 2 चीजों में होता है, एक होता है डेटर्स, एक होता है बिल रिसीवेबल। इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, सिंपल भाषा में ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। एक सेकेंड। अब अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है, जो भी हमें पैसा मिला, हमें कोई सामान बेचा है, सर्विस, ठीक है। रेंडर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, भाई तुझे क्या हो गया, जो हम ऑर्डिनरी जो चीजें कोर्स ऑफ एक्शन हमारा होता है बिजनेस का, वो सारा सामान करके जो हमें पैसा आ रहा है, गुड्स बेच रहे हैं या अपने सर्विस दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल 2 पार्ट डिवाइड होता है, डेटर और बिल रिसीवेबल। समझेंगे एक एक चीज, समझे, मैंने बता, ये 2 अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा तब क्या क्या होता है। सिंपल भाषा में पढ़ें, डेटर्स जो होता है पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल होता है, और बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है, पार्ट ऑफ
ट्रेड रिसीवेबल होता है। डेटर्स आप सबको पता है, जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई शॉप है, हमसे कोई उधार पे सामान लेके गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेगा भैया मैं आपको 10 दिन में पैसे वापस दे दूंगा। वो क्या है, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, वो डेटर है हमारे लिए। वो भी किसके अंदर आता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है, ठीक है। और बिल रिसीवेबल भी क्या हमारा, ये इनवॉइस होता है प्रॉपर, कि जो भी अमाउंट रिसीव हमारा इतना इतना हुआ पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, जो हमने सामान बेचा पूरा लिस्ट बनाई हुई है सारी की सारी। जो ऑर्डिनरी केस कोर्स ऑफ एक्शन होता है, डेली बेसिस पे जो लोग परचेज कर रहे हैं सामान हमसे, इनवॉइस हमारा प्रॉपर ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको क्या बोला, पहला क्या होता है, डेटर होता है, ठीक है। पर्सन और एंटिटी हु ओन्स अकाउंट टू द एंटरप्राइजेस अगेंस्ट क्रेडिट्स सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड। अब उसको मैंने उधार पे कोई सामान दी है, ठीक है, उसने मेरे से वापस वो चीज, उसने वो चीज वापस बोला कि भाई मैं इतने 10 दिन में दे दूंगा, तो वो मेरे से उधार पे सामान लेके गया, मेरे से बिजनेस से उसने उधार पे सामान लिया है, वो क्या हो गया, डेटर। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल नाम ही क्या, बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक डेट। एक पूरी डेट है। अब दोनों फर्क क्या है, डेटर को ये नहीं, कोई उसको हमने कोई बिल नहीं दी है, समझ रहे मेरी बात, उसको कोई हमने बिल नहीं दी है, दोनों किसके अंदर आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आते हैं, ठीक है। डेटर को कोई बिल नहीं दिया, उसने बोला कि हाँ भैया मैं इतने को दे दूंगा, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। बट बिल रिसीवेबल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बड़े बिजनेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि भैया यार मेरे पास 50 लाख है, 70 लाख का सामान बना, मैं 50 लाख दे रहा हूँ, 20 लाख में इस चीज डेट को दे दूंगा, प्रॉपर बिल बनाया गया, एक्सेप्ट हुआ प्रॉपर, ठीक है, कितना ड्यू है तेरा। A written order to pay a some amount of money on particular person on particular date, सिंपल भाषा में उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। जीके कैसे एग्जाम किस तरह का पूछ सकता है कि ट्रेड रिसीवेबल इज सम ऑफ डेटर प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो इसका आंसर क्या है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, डेटर्स आपको समझ आ गया, एंड बिल्स रिसीवेबल, जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करे बाय द डेटर, जो डेटर बिल ऑफ एक्सचेंज करे, क्योंकि डेटर क्या हो गया हमारा, जिसने बिजनेस से उधार लिया है, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब वो अमाउंट स्पेसिफिक डेट को देगा, एक पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, तो वो हमारा हो गया बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब आगे आएगा बिल्स पेबल, सिंपल। रिसीवेबल में आपको समझ आ गया, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल होता है, इसमें पेबल में क्या होगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होता है, सिंपल, ठीक है। इतना अमाउंट ड्यू है आपका, ये हमने लिया है, अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस टेकन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन। अब मैंने कोई चीज परचेज करनी थी, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गया बिजनेस का गुड्स लेने के लिए, क्रेडिटर, मैं गया मैन्युफैक्चरर के पास, मैंने बोला कि भैया मेरे पास 50 लाख है, तो आप 70 लाख का सामान दे दो मुझे, 20 लाख में बाद में दे दूंगा, तो वो क्रेडिटर, वो मेरे लिए क्रेडिटर है, मैंने उसको पैसे देने हैं। अमाउंट ड्यू टू सेलर ऑफ गुड्स बाय एंटरप्राइजेस, अमाउंट ड्यू टू सेलर ऑफ गुड्स बाय एंटरप्राइजेस, ठीक है, उसको देने हैं। अब बिल्स पेबल दो टाइप के होते हैं, क्रेडिटर्स प्लस ट्रेड पेबल्स दो टाइप के होते हैं, ट्रेड मतलब जो भी हम लेन देन करते हैं, ठीक है, एक होता है क्रेडिटर्स, एक होता है बिल्स पेबल, दो तरह के हो गए। आपने ट्रेड पेबल समझ लिया, अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, गुड्स सर्विसेज को जो परचेज करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड्स पेबल, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स, जो भी अमाउंट ड्यू हो, जो सेलर ऑफ गुड्स को देना हो, बाय किसने देना है, एंटरप्राइज ने देना है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेड्स पेबल। अब क्रेडिटर्स तो आपको पता है, मैंने बताया क्रेडिटर्स क्या होते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। बिजनेस ने कोई उधार पे सामान किससे लिया हुआ है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, उससे लिया हुआ किस पे, क्रेडिट पे, तो ये बिजनेस पर्सन ये क्रेडिटर्स, ठीक है, हमारे लिए। अब ट्रेड पेबल कंपोनेंट दो होते हैं, क्रेडिटर्स, एक बिल्स पेबल, ठीक है। पर्सन एंटिटी हु एन एंटरप्राइज ओन ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन, ठीक है। अब डील हुई, वेंडर इनवॉइस इतने का था, इतने का भाई, इतने मैंने दिए, इतने मैंने देने हैं, क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन, एंटरप्राइज, बिजनेस, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट। अभी बिजनेस ने, बिजनेसमैन, ये बिजनेस ने या ओनर ने, एंटरप्राइज ने, मतलब समझ रहे हो ना, पर्सन या एंटरप्राइज ने, पर्सन मतलब इसका सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस एंटरप्राइज ने पे किसको करना है, जिससे उधार पे सामान लिया हुआ है, इसने ये बोला बिजनेस की स्पेसिफिक डेट को मैं उतने पैसे दे दूंगा, पेबल होना स्पेसिफिक डेट, ठीक है, उसको बोलेंगे सिंपल भाषा में बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स, ठीक है। अब जिसने प्रॉपर एक इनवॉइस बनाया हुआ उसको बोलेंगे बिल्स पेबल, जैसे नॉर्मल बोलोगे भैया इतनी चलती है, क्योंकि वो डेली वो रेगुलर बिजनेस करते हैं, ठीक है,
क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं जेके एसएसबी, अ पर्सन टू हुम एन एंटरप्राइज ओज एन अमाउंट फॉर अ क्रेडिट परचेज कॉल्ड एज डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, इट इज नोन एज अ क्रेडिटर्स। जो एंटरप्राइज किसी उधार पे सामान ले रही है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर होता है एक्सपेंसेस। क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको सबको पता है, एक्सपेंसेस नाम से पता लगे जो खर्चे हमारे हो रहे हैं, जो हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, कोई सैलरी देने के लिए, तो कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू उसको बोलते हैं, जो कॉस्ट हमारी लग रही है सारी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हमारा, बिजनेस को चलाने के लिए बोलो आप, ठीक है, जो मर्जी बोल सकते, जनरेटिंग रेवेन्यू, बिजनेस चलाते क्यों है, पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जांपल हमारे वेजेस, परचेज, सेल्स, ये सारे हमारे क्या हैं, डायरेक्ट है। एक्सपेंसिव इनकम हमारे डायरेक्ट जो भी चीजें होंगी वो आएंगी, प्रॉफिट लॉस में इनडायरेक्ट आएंगी। फॉर एग्जांपल सैलरीज, वेजेस कहाँ पे आएगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और सैलरी कहाँ आएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, देन रेंट, देन डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये हमारे सारे के सारे क्या एक्सपेंसेस है, सारे के सारे, ठीक है। अब एमसीक्यू किस तरह का पूछ सकते हैं, जेके एसएसबी, एक्सपेंसेस आर शोन ऑन विच साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। याद रखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या क्या एंट्री आती है, क्या क्या नहीं आती है। बस अब इतना समझो कि एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू एंड इट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड बोथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जांपल क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस, सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, वेजेस दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, बिल्डिंग का डेप्रिसिएट हो रही है हमारी मशीनरी, बैड डेब्ट्स। ये मैंने आपको बता चुका, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड वर्ड मैंने आपको बता दिया, पे इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंसेस हमने पहले ही एडवांस में पे कर दिए एंड बेनिफिट्स ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स, ठीक है। एग्जांपल, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 60,000 पेड फॉर 1 ईयर बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर 2023 टू अक्टूबर 30 सितंबर 2024। तो ये हमने जो पूरा पे कर दिया एक साल का, फाइनेंशियल ईयर एंड कब हमारा होता है, 31 मार्च को होता है। प्रीमियम फॉर 6 मंथ, ठीक है, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर भी पे होगा, अमाउंटिंग टू 30 पे इन एडवांस दे दिया हमने, ठीक है, ये हमने एडवांस पे कर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने पहले ही पे कर दिया हुआ, ठीक है। तो इन बैलेंस शीट हमारे करंट एसेट में आता है प्रीपेड, ठीक है, हमारा प्रीपेड जो एक्सपेंस है हमारा करंट एसेट के अंदर आता है, ठीक है, वो बैलेंस शीट के अंदर आएगा। बैलेंस शीट के अंदर सिंपल एसेट के अंदर आएगा और एसेट के अंदर कहाँ पे आएगा, करंट एसेट में शो करेंगे। तो पेड फॉर 1 ईयर, अब ये क्या फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता है हमारा अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को, बट हमने 6 मंथ का और आगे प्रीपेड दे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पहले ही पे कर दिया। प्रीपेड का मतलब समझो पे इन एडवांस, याद रखना। एग्जाम्पल कोई बोल ले तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पहले दे दिया है, कोई भी ऐसी चीज जो हमने पहले ही एक्सपेंस पे कर दिया उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस नॉर्मली, ओके। अब ये आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसको हमने पे करना था, अभी तक पे नहीं किया हुआ है, ठीक है, जो अभी तक हमारा वो चीज हो चुकी है, एक्सपेंस दैट हैज बीन इंकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड, ठीक है। अर्जेंट ओवरड्यूज, जो सारे हमारे ओवरड्यूज होते हैं ना, तो पैसे देने थे अभी ड्यूज पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल्डिंग के पिछले 2 महीने का रेंट ओवर ड्यू है, उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, भाई अभी देनी थी, 2 महीने हो गए इस बंदे को सैलरी नहीं थी, तो ये हमारे डेबिट साइड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, एंड शोन अंडर अ करंट लाइबिलिटी इन अ बैलेंस शीट। बैलेंस तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखेगा कहाँ पे, डेबिट साइड, एक आपको बैलेंस शीट में दिखेगा कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड। तो समझो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर शोन इन अ बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी अगर यहाँ पे लिखा होता है सी ऑप्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारा ये बैलेंस शीट में भी आता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आता है। मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ आता है। तो आई होप चीजें समझ आ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या और ये कहाँ कहाँ पे आता है। इट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। अब आता हमारा आगे इनकम। इनकम सबको पता है कि रेवेन्यू जितना हमने कमाया उसमें जितने हमारे पैसे खर्च हो चुके हैं सारे के सारे, उसको क्या बोलते हैं हम, इनकम। भाई इतनी हमारी इनकम है, क्योंकि जितना हमने पैसा कमाया और एक्सपेंस जितना हमने खर्चा उसका हमारा इनकम, ठीक है। इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म देन अ प्रॉफिट। सिंपल भाषा में इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इनकम भाई और भी जगह से आ सकती है, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट से नहीं आ सकती है, ठीक है। सिंपल भाषा में
गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 आर सोल्ड फॉर 35,000। अब देखो कॉस्टिंग 25 की थी, 31 में बेची, एक्सपेंस जो था वो 25 का था, इतने का, इनकम हमारी 6,000 की हुई। 6,000 हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट, इतना याद रखो, ठीक है। तो इतना समझो कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारी इनकम निकल जाती है सिंपल भाषा में, ठीक है। अब ले मैन के लिए ये समझ लो कि प्रॉफिट और इनकम बराबर होती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट, इनकम के अंदर ही प्रॉफिट इंक्लूड होता है अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एग्जांपल प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। अब प्रॉफिट टू टाइप्स के, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको इजी वे में समझाऊंगा मैं। एक होता है जो हमें याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता लगता है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता लगता है, और एनपी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, ये मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो अभी फैक्ट्री के अंदर ही कॉस्ट लग रही है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, वो अभी बाहर नहीं निकला सामान, वहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है, ठीक है। फिर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, कितना खर्चा हुआ टोटल, तो इससे हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट पता लगता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सिंपल भाषा में, ग्रॉस प्रॉफिट हमें कौन बताता है, ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट बताता है, इतना टाइम वेस्ट इस पे नहीं करना हमने, हमें पता लग गया ग्रॉस प्रॉफिट जीपी हमें कहां से पता लगता है, ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता लगता है। जीपी हमें कहां से पता लगता है, ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता लगता है, आपको पता लग गया। और नेट प्रॉफिट हमें कहां से पता लगता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। और ग्रॉस प्रॉफिट जो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस करेंगे डायरेक्ट, मैंने आपको पहले ही बोला था, उसमें डायरेक्ट आते हैं, इसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, नेट एक्सपेंसेस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ओके। ये चीज समझ आ गई। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है ये भी समझ लो, ठीक है, पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बहुत तरह की एक्टिविटीज होती है, जब मैं आपको समझाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। रेवेन्यू अर्न बाय एंटरप्राइजेस फर्म और कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या होता है, जो रूटीन वर्क होता है, जो कोर बिजनेस होता है उसका अंदर का, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, नेट सेल, सेल्स रिटर्न। अब सेल ऑफ नेट सेल, सेल्स रिटर्न, अब सेल किया मैंने कोई गुड्स के ऊपर, कोई गुड्स सेल किया, ठीक है। अब उसमें से कोई एक डिफेक्टिव पीस निकल गया, वो बंदे ने वापस दे दी, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। नेट सेल होता है जो एंड में सेल हमारे पास इतनी हमने की है। सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, इंटरेस्ट अर्नड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे हमारे क्या हो गए, रेवेन्यू हो गए। इंटरेस्ट इतना आया, किसके ऊपर इतना आया, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। आधा तो हमने सामान बेचा, जो हमने गुड्स बेचे उससे जो पैसा हमें आता है उसको हम नॉर्मल रेवेन्यू बोल देंगे, पैसा इतना आया हमें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस इंटरेस्ट अर्नड इज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपल भाषा में जो भी हमें इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज के ऊपर, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। जो भी हम काम कर रहे हैं ना, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो हम काम कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जो चीज हम गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उन सब से जो हमें पैसा आ रहा है सिंपल भाषा में उसको रेवेन्यू बोलते हैं। सिंपल जो रूटीन वर्क हम कर रहे हैं, जो कोर बिजनेस का जो कोर क्या है, तो सामान बेच रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, बस उसी से, बस, ठीक है। स्टॉक गुड्स भी बोलते हैं उसको, इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं, स्टॉक याद रखना, स्टॉक गुड्स इन्वेंट्रीज, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट, हमारा एक टेंजिबल एसेट होता है जो गोदाम में जो सारा सामान रखा हो, दुकान पे जो सारा सामान रखा हो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज, ये सारी इन्वेंट्रीज है, ठीक है। हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जिसको बेच के ही हमें पैसे आएंगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन, बिजनेस एक्शन, पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर रीसेल, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मेंट फॉर रीसेल, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, स्टॉक, ठीक है। और स्टॉक हमेशा करंट एसेट में शो होता है, स्टॉक क्योंकि एक साल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैश के अंदर। आप सबको पता है, मैंने बताया करंट एसेट वो होता है जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे हम इसको, करंट साइड। इट इज अ वैल्यू ऑन विच बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ नेट रिलेशन वैल्यू मार्केट प्राइस विच इज लोअर, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। देखेंगे किस हिसाब से कॉस्ट हमारी लगनी है, या नेट रियलाइज वैल्यू देखेंगे मार्केट प्राइस पे कितनी चल रही है, ठीक है, विच जो लोअर होगी हमारी उसी पे हम उसको सेल आउट करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्टॉक इन्वेंट्रीज,
एक सिंपल भाषा में आप अभी तक ये समझो, जो आपके लिए पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है कि जो स्टॉक और इन्वेंट्रीज होता है वो हमारे गुड्स होते हैं। गुड्स मतलब जिस सामान को हम नॉर्मल जो कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने बेचने के लिए रखे हैं, जो मेंट फॉर सेल, और वो हमारे एक साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाए, सेल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, किसी का कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, क्लोथ्स, वुमेन, लड़कियों की क्लोथ्स का बिजनेस है, ठीक है, एक रिटेल शॉप है। अब उसने अलग अलग प्रकार के सूट्स रखे हैं, वो एक साल के अंदर सेल आउट तो हो ही जाएंगे, 2 साल के, 1 साल के अंदर मिनिमम, ठीक है। और जो ला रहा है उसको वो तभी तो कैश में कन्वर्ट कर रहा है ना, अपना सामान को बेच के, गुड्स को बेच के, ठीक है। तो वो हो गया हमारा, उसका जो सारा स्टॉक किसका हो गया, वो लेडीज गारमेंट का स्टॉक है उसके पास, ठीक है। स्टॉक जो उसके पास गुड्स पड़े हुए हैं जो पर्पस ऑफ सेल के लिए, बस उसको बोलते हैं स्टॉक सिंपल भाषा में। और ये बैलेंस शीट में करंट साइड लिखा जाता है, ठीक है। स्टॉक आप देखो, मैं कितना सारा आपके लिए वो लिखा है। स्टॉक का क्या है, स्टॉक रॉ मटेरियल की फॉर्म में, ये पड़ा वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। आगे स्टॉक जब इन्वेंट्रीज का बोलते हैं, जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, भाई ये चेयर बेचेंगे, अब हो गया फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो लोअर होगा वो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज अ कॉस्ट और अ मार्केट प्राइस विच इज लोअर। अब याद रखना, दो तरह के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। मुझे लगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको तो चीज़ें समझाऊंगा अच्छे से, अब ये सिर्फ मैं टर्म्स बता रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जब बिगिनिंग एट द 1 अप्रैल जो हमारे पास स्टॉक पड़ा उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो मैं आपको निकालना आगे सिखाऊंगा जब ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, COGS में किस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इतना समझो, अभी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होता है रिमेनिंग, और यही अगले साल हम ट्रांसफर करेंगे, इसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उस टाइम पे हम देखेंगे उसको वैल्यू कितना करना है, जो कॉस्ट है उसकी लगी है बनाने में, या मार्केट प्राइस जो उस टाइम पे चल रहा है, जो भी उस टाइम पे लोअर होगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करते हैं। बस सिंपल भाषा में इतना समझो। स्टॉक इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल, वो भी इस तरह का जो अभी रॉ की फॉर्म में कुछ नहीं बना है, एक विप मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो फिनिश गुड्स बन गए हमारे इन्वेंट्रीज, ठीक है। ओके गाइस, चलो आई होप थक गए होंगे, 2 मिनट रेस्ट ले लो, मैं पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। स्टॉक समझ लिया, टाइप ऑफ स्टॉक समझ लिया, आगे हम समझेंगे ट्रेड क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, प्यार दिखाएं यार, आप जितना सपोर्ट करोगे ना यार, जितना आप सपोर्ट करोगे ना, आपके लिए इतनी अच्छी चीजें हम लाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं यार। प्रॉब्लम क्यों होगी हमें, बताओ मुझे। प्रॉब्लम उसको होती है जिसको ये सोचा उसने कि मुझे प्रॉफिट हो भाई, मुझे नहीं, मुझे 1 घंटे की क्लास लेनी है भाई, हमारे लिए 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो। अगर हमारी पब्लिक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 घंटे बैठ के पढ़ सकती है, तो हमें पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है भाई, आप पढ़ो। नोट्स देना हमारा काम है, मटेरियल आपके लिए इतना बेस्ट मटेरियल लाना हमारा काम है। आपका बस काम सिर्फ एक ही है इस टाइम पे, आपका काम, आपका जो कर्म है ना इस टाइम पे एज स्टूडेंट कर्म सिर्फ एक ही है, वो क्या, आपका पढ़ना, ठीक है। चलो आप समझते हैं क्या करके। डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंट सिंपल भाषा में आप समझते हो, डिस्काउंट 2 तरह का होता है, पहले मेरी बात समझो, ठीक है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। एक होगा एट द टाइम ऑफ, जब दुकान पे बंदा आ गया उसको जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। अब रिडक्शन इन प्राइस, सिंपल भाषा में जब भी जो प्राइस होगा गुड का, जब हम उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको जब कस्टमर को बेचने के लिए, कस्टमर नहीं ले रहा है, हम उसको एक इफेक्टिव प्राइस दिखाते हैं, गुड्स टू पेड टू अ कस्टमर बाय एंटरप्राइज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जितना प्राइस रिड्यूस किया सिंपल भाषा में उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट। सबको पता नॉन भाषा में, ठीक है। टाइप ट्रेड डिस्काउंट, रिडक्शन इन प्राइस बाय अ सेलर टू द परचेज ऑफ गुड्स when they are buy goods a certain quantity or a value, ठीक है। अब जब भी कोई ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मतलब जब भी कोई रिडक्शन प्राइस बाय सेलर टू द परचेज ऑफ गुड्स, कोई गुड्स को परचेज कर रहा है एक सर्टेन क्वांटिटी तक, ठीक है, उसको वो बोलेगा भाई तुझे इतना % ऑफ, ओके, वो हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट सिंपल भाषा में, ठीक है। अब ये नेट सेल निकालने के लिए काम आता है, नेट सेल निकालने के लिए सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, और नेट परचेज निकालने के लिए परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट, दोनों सेम चीज। अब यहाँ पे देखो,
नेट सेल निकलेगी कि नेट सेल, नेट सेल हमने कितनी की, सॉरी नेट सेल हमने कितनी की, वो हम कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने, नेट परचेज मतलब कि हमने कितना डिस्काउंट दिया, याद रखना ये होगी नेट सेल, हमेशा याद रखना नेट सेल या नेट, सॉरी नेट सेल या नेट परचेज का निकलती है ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके, ठीक है। तो सिंपल भाषा में रिडक्शन प्राइसेस बाय सेलर, जो सेलर रिड्यूस कर रहा है प्राइसेस टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे आर बाय गुड्स ऑन अ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। ट्रेड डिस्काउंट पता लग गया, अब होता है कैश डिस्काउंट। सिंपल भाषा में डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, डिस्काउंट अलाउड फॉर अ टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, ठीक है। जो भी टाइमली पेमेंट थी, जो डिस्काउंट दिया था उसको, वो टाइमली पेमेंट हो गई, जब पे कर दी उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, सिंपल भाषा में उसी टाइम पे वो पे कर रहा है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट सिंपल भाषा में। विच डिस्काउंट इज अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, वो होता है हमारा, ठीक है, कैश डिस्काउंट सिंपल भाषा में। हमारे क्या होता है, टाइमली पेमेंट जिसकी हो जाए वो हमारा होता है कैश डिस्काउंट। तो मुझे आज ही सारे फोन आने हैं, चलो कोई नहीं, फोन उठाएंगे बाद में, पढ़ा रहे हैं अभी। इट इज अमाउंट डेट इन अ बिजनेस दैट बिकम्स इरिकवरेबल, समझो मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था डेटर्स को पैसा, मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि डेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे बिजनेस से, फॉर एग्जाम्पल मेरी शॉप है, मेरे से वो उधार पे सामान लेके जाए, वो मेरे क्या डेटर्स है, वो लेके गया 10,000 का सामान, उसने बोला आया 4 दिन में भाई मेरे पास 8,000 ही है, 2,000 मैं नहीं दे पाऊंगा, वो मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेट्स। सिंपल, द अमाउंट ऑफ डेट in a business that becomes irrecoverable due to inability of a customer to repay the debt, सिंपल भाषा में inability of a customer to repay the debt, उससे हमारे बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। और ये कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बैड डेट्स कहाँ लिखते हैं हम, बैड डेट्स कहाँ लिखते हैं हम, ये लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की तरफ, DR। डेबिट साइड कौन से होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड कौन सी होती है, राइट हैंड साइड। ओके गाइस, तो बैड डेट्स आर डेबिट टू इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सिंपल भाषा समझो कि जो उधार पे लेके गया था बंदा, बैड डेट्स मतलब वो पैसे हमें नहीं आएंगे, अब समझ जाएंगे हम, वो पैसे भाई हमारे पास वो नहीं आने वाले, तो उसको बोलेंगे बैड डेट्स, उससे कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है। समझ आ गई चीज, चलो ये तो समझ गया आप। सॉल्वेंट मतलब पैसा है, बंदा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया भाई, वो पूरा का पूरा कंगाल हो गया, अब बिजनेस नहीं चलेगा, पूरा का पूरा कंगाल हो गया। तो इंसॉल्वेंट क्या हो गया, पर्सन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट, पूरा कंगाल। वो जो उसने डेट लिए हैं, जो सब कुछ लिए, वो पे नहीं कर सकता, फिर वो कैसा पे होगा, उसकी जायदाद लाइबिलिटी कहाँ से वो पे करेगा, वो रही बात की बात। सॉल्वेंट क्या होता है, पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, सिंपल भाषा में उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जो कंगाल हो गया। अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज डेट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट, सिंपल भाषा में, ठीक है। डेबिट क्रेडिट दो होते हैं हमेशा, बिकॉज इसी पे हमारे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। एक तरफ होता है डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है क्रेडिट, ठीक है। हम रूल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, 3 गोल्डन रूल्स में जब आपको पढ़ाऊंगा, 3 गोल्डन रूल्स में आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह डेबिट लिखेंगे, कौन से अकाउंट में हम क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। तो इतना समझो कि लेफ्ट हैंड साइड हम डेबिट साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज सेड अकाउंट इज डेबिटेड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबिटो, याद रखना, MCQ की फॉर्म में आपको जेकेएसए भी पूछ सकती है, ठीक है। इट इज सेड अकाउंट इज अ डेबिटेड ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेबिटो, ओके। अकाउंट दो होते हैं, हमने बता दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अकाउंट के ये अकाउंट हो गया, इसके दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। सिंपल MCQ में ये भी जेकेएसए पूछ सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। इसमें बच्चों कोई प्रॉब्लम मत रखना, कोई कंफ्यूज इसमें नहीं होना आप, इसमें बस इतना आपको जो डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ यही होती हैं। फिर आगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज यूजेज, सबको पता डेप्रिशिएट हो रही है, ये न्यू जब ली थी, जब वो ओल्ड होगी तो ऑब्वियस ही बात है उसकी डेप्रिशिएट होगी, उसकी एसेट की वैल्यू गिरेगी, क्यों, पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम के साथ कोई चीज़ गिर रही है, बिकॉज ऑब्लिशन और एक्सेंट हो गया, या टाइम के साथ साथ जो कोई चीज़ हमारी खराब हो रही है, तो वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, ठीक है। यूज द मेथड यूज टू रीएलोकेट रिटन डाउन वैल्यू या कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, ठीक है। इट्स यूज लाइफ स्पैन, जो हमने उसको यूज किया है, जो उसकी लाइफ हमने उसको यूज किया हमने उसको, ठीक है, जो लाइफ के साथ साथ जो उसकी वैल्यू कम हुई, उसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट, द वियर एंड टियर, यूज करके जो उसकी वैल्यू कम हुई है उसको, ठीक है। डेप्रिशिएशन अराइज ड्यू टू यूसेज और टाइम बोथ,
दोनों के साथ उसकी डेप्रिशिएट होती है वैल्यू एसिड की। हमेशा डेप्रिशिएशन किसके ऊपर लगता है? एसिड के ऊपर लगता है। मैंने को स्टार्टिंग में मैंने बताया था वाउचर। वाउचर क्या हमारा एक एविडेंस है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं हम, ठीक है, इसी के थ्रू हम मेजर करते हैं। स्टार्टिंग में बताया था ना रिसिप्ट, ये हमारा क्या है? वाउचर, ठीक है। कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, ये हमारे सारे के सारे क्या है? वाउचर। ये हमारे पास क्या है? एविडेंस, एविडेंसेस इनको हम बोलते हैं सबको, ठीक है। तो वाउचर एक्ट एज अ एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और कैश बुक इट इज एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो वाउचर भी आपको समझ आ गया। जो मैंने आज चीज़ आपको समझाई, आई होप सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्लीज गाइस पढ़ते रहो, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच मेरे को इतनी देर आपको सहन करने के लिए मुझे। बट गाइस प्लीज पेपर पेन कॉपी लेके बैठो, अकाउंट्स के प्रॉपर नोट्स बनाओ, आपको हर एक चीज प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। जो चीज आपको नहीं आई समझ आई, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। प्लीज जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें और प्यार दिखाएं। थैंक यू गाइस, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको क्वेरी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो आप वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपके इसके जो जितने एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके लिए मैं लेके आऊंगा। बाकी कीप सपोर्टिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइस।